Well, Tohi, and welcome back, guys. Myself, Harsh Kadyan, aka the original manager. Well, ये जो वीडियो है ये थोड़ी नहीं बहुत लंबी होने वाली है, पर क्यों? क्योंकि दिस इज़ योर इलस्ट्रेटर मास्टर क्लास। हाँ, बिल्कुल सही सुना है, इलस्ट्रेटर। अडोबी इलस्ट्रेटर यानी ग्राफिक डिज़ाइन का वो बादशाही सॉफ्टवेयर जिसके बिना ग्राफिक्स डिज़ाइन की दुनिया अधूरी है, वो हम इस एक वीडियो में पूरा का पूरा एक साथ कवर करने वाले हैं। है ना इंटरेस्टिंग? वेल, ये वीडियो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए है जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की दुनिया में एकदम नया है और ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है कि मैं किस तरह से ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकता हूँ। तो उसके लिए एक अच्छा एंट्री वीडियो है। इसके अंदर मैंने एकदम स्टार्टिंग एंड एकदम स्क्रैच से लेकर के अडोबी इलस्ट्रेटर को समझाया है। डाउनलोड कैसे करना है, क्या काम आता है, सेटअप किस तरह से है, और तो और अगर आप अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाले करियर को लेकर के थोड़ा सा डाउट में हो, क्या मुझे परस्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो भी इसी वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगा। मैं नहीं मानता। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये मास्टर क्लास तो आपके लिए खजाने का पिटारा है। इसके अंदर हम 3 तरह के प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। 3 तरह के प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स हम यहाँ पे बना करके देखेंगे। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो कुछ एक छोटा सा सरप्राइज़ है उन सभी व्यूवर्स के लिए जो कि इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक वीडियो को पूरा एंजॉय करना और अपना नाम इस दुनिया में ज़रूर रोशन करना। क्यों? क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ द नीड ऑफ द आवर। जिसको डिज़ाइनिंग आती है ही कैन क्रिएट ईच एंड एनी थिंग। तो इस बेमिसाल दुनिया के अंदर आप एंटर होने के लिए तैयार हो जाइए। मेरा नाम है हर्ष काद्यान एंड मैं हूँ आपका वन एंड ओनली द मैनेजर। चलिए शुरू करते हैं। वेल, जैसा कि अभी आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि अडोबी इलस्ट्रेटर ग्राफिक्स डिज़ाइन करने का, या मैं और ज़्यादा प्रिसाइजली कहूँ वेक्टर ग्राफिक्स डिज़ाइन करने का एक सॉफ्टवेयर है। ये वेक्टर ग्राफिक्स क्या होते हैं? वेल, वेक्टर ग्राफिक्स मतलब कुछ इस तरह के ग्राफिक्स होते हैं, आप उनको डिजिटली कितना ही जूम इन या जूम आउट कर लीजिए, वो कभी भी डिस्टॉर्ट नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कई बार देखा होगा अगर एक फ़ोटो की क्वालिटी कम है तो आप उसको अगर जूम इन करते तो उसके पिक्सल्स जो है वो फटने लग जाते हैं। वेल, इलस्ट्रेटर या एसवीजीज यानी स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती। इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है ये किसी भी तरह की साइज़ या स्केल के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। वेल, इस तरह के कूल एंड अमेजिंग ग्राफिक्स बनाने का ये सॉफ्टवेयर बहुत कमाल का है एंड इंडस्ट्री में धूम मचा रहा है। आज अगर आप एकदम ही नए हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की दुनिया में और ये भी नहीं जानते हैं कि इलस्ट्रेटर क्या कर रहा है, डोंट वरी, इस वाली वीडियो में आपको सब कुछ स्टार्टिंग से लेके एंड तक बताया जाने वाला है। कंडीशन बस खाली एक ही है कि वो जो नीचे घंटी है ना सब्सक्राइब की, उसको दबा ज़रूर लेना। और इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट मी तो आप प्लीज़ मेरा ये इंट्रोडक्टरी वीडियो भी चेक कर सकते हैं जिसका मैंने ऊपर आई लिंक के अंदर बटन दे रखा है। वेल, आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली इसको बाय नाउ एंड फ्री ट्रायल का प्रोसीजर कर सकते हैं। बाय नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको आगे का सिमिलर जो प्रोसेस है वो पता चल जाएगा। बहुत ईजी है, आपको सिर्फ अपनी एक आईडी क्रिएट करनी है, एक ईमेल, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट नंबर्स जो है आपको डालने होंगे एंड उसके बाद ये आपको आपकी प्राइसिंग के सेक्शन पे ले जाएगा। आपको एक प्राइस पे करना होगा। वेल, आई नो कि काफ़ी सारी पायरेटेड साइट्स भी हैं जहाँ से आप ये सॉफ्टवेयर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, बट मैं पायरेसी को प्रमोट नहीं करता हूँ। इसलिए आई सजेस्ट कि अगर आप इस दुनिया में अपने लिए कुछ बेटर करना चाह रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की दुनिया में, एंड इफ़ यू आर वेरी मच सीरियस कि हाँ मुझको ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अपना करियर सीरियसली बनाना है, तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप ये पेड सॉफ्टवेयर ही खरीदें। प्लस अगर आपको किसी तरह की फाइनेंशियल हर्डल है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इसके स्टूडेंट प्लान को एक्सप्लोर कर लीजिए। वो 10 टाइम्स तक ज़्यादा सस्ता आता है और उसके अंदर आपको सभी तरह के सॉफ्टवेयर्स का लाइसेंस मिल जाता है, चाहे वो फोटोशॉप हो, इलस्ट्रेटर हो, एक्सडी हो,
आपका प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, ये सभी आपके लिए बहुत ज़रूरी टूल्स है, तो उन सभी का आपको एक्सेस मिल जाता है। वेल, हम जब इलस्ट्रेटर को डाउनलोड कर लेंगे एंड सारा प्रोसेस जब हम कंप्लीट कर देंगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन हमें दिखाई देगी। ये हमारा प्यारा इलस्ट्रेटर है। एक बार के लिए आपको ऐसा लगेगा यार ये क्या खुल चुका है। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में कुछ इंट्रोडक्टरी गाइडलाइंस आए, कुछ स्टेप्स आए तो आप उनको फॉलो कर लेना, लेकिन इस वीडियो के बाद आई डोंट थिंक कि आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी उन सब चीज़ों की। वेल, पहली बार इलस्ट्रेटर खुलने पे कुछ इस प्रकार का भयानक लगता है, बट चिंता मत करो, बहुत ईजी है। हम स्टेप बाय स्टेप जो है इस चीज़ को कवर करेंगे। सबसे पहले आपको आपकी स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे एक ऑप्शन दिखेगा, दैट इज़ योर क्रिएट न्यू एंड ओपन। अगर आपके पास पहले से ही कोई AI फाइल यानी इलस्ट्रेटर फाइल है, या आपके पास कोई PDF फाइल है, या आपके पास कोई PNG या JPG फाइल है, और अगर आप उसको एडिट करना चाह रहे हैं तो आप ओपन पे क्लिक करके वो फाइल ओपन कर सकते हैं। बट मैं एक बार आपको क्रिएट न्यू पेज ले जा करके ये एक्सप्लेन करा देता हूँ कि एक नई फाइल किस तरह से बनाते हैं। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, हमें कुछ नहीं करना है। हमें सबसे पहले क्रिएट न्यू के बटन पे क्लिक करना है। एक इस तरह का पॉपअप आएगा आपके सामने। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपको कुछ प्रीसेट मिल जाएंगे, जैसे कि प्रिंट के लिए आपका वेब के लिए 1920 क्रॉस 1080 पिक्सल्स, इवन जैसे आपकी विड्थ है। बट कई बार क्या होता है ना कि हमारा काम प्रीसेट से नहीं होता है, हमें कई बार कस्टम साइजेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो अगर हमें कस्टम साइज़ चाहिए तो हम कहाँ से बना सकते हैं कस्टम साइज़? उसके लिए आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर जो पॉपअप आ रहा है उसके राइट हैंड साइड पे आपको प्रीसेट डिटेल्स दिख रही होगी। यहाँ पे ऊपर आपको अनटाइटल्ड 1 दिख रहा है। अनटाइटल्ड 1 आपकी फ़ाइल का नाम है। आप इस फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेस्ट, मैंने इस फाइल का नाम टेस्ट रख दिया। अब इसके नीचे इसकी विड्थ है, यानी मैं इसकी चौड़ाई कितनी रखना चाहता हूँ वो मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ ईजी। पॉइंट्स, पिक्सल्स, ये सब इसकी SI यूनिट है। अगर आप सेंटीमीटर्स के अंदर साइज़ रखना चाहते हैं तो आप सेंटीमीटर्स में रखिए, बट स्क्रीन के लिए अगर आप कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमेशा इट इज़ अ थंब रूल कि आप पिक्सल्स को प्रिफर करें। सिलेक्ट पिक्सल। अब आप देखेंगे पिक्सल्स के अंदर चेंज हो चुका है। वेल, हेयर्स अ क्विक क्वेश्चन, और उसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। व्हाट इज़ अ पिक्सल? मैं स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन भी डिस्प्ले करा देता हूँ। व्हाट इज़ अ पिक्सल? पिक्सल क्या होता है? वीडियो को पॉज कर दो और एक बार ज़रा देखो क्या आंसर मिलता है। तो आई होप अभी तक आप सभी ने आंसर को सर्च कर लिया होगा। तो पिक्सल का मतलब है स्क्रीन। आपकी जो स्क्रीन है, जो आपके लैपटॉप की स्क्रीन है या जो आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन है, वो सबसे छोटा हिस्सा कितना है जिसके अंदर उस चीज़ को डिवाइड किया जा सकता है। जैसे आपको पता है बहुत सारे सेल्स इकट्ठा होकर के एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं, तो सेल से ज़्यादा छोटी यूनिट कुछ और नहीं हो सकती है। एक लिविंग एंटिटी के लिए सेल का होना ज़रूरी है। उसी तरह से जो स्क्रीन होती है आपके लैपटॉप की, वो एक पिक्सल से ज़्यादा छोटी नहीं हो सकती है। इसी वजह से जो 4K रेजोल्यूशन के मॉनिटर्स हैं या जो आपके 8K रेजोल्यूशन के मॉनिटर्स हैं, वो एक्चुअली में उनके अंदर जो पिक्सल की डेंसिटी है, यानी 1 इंच के अंदर कितने पिक्सल्स फिट हो पा रहे हैं। 1 इंच में जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतना ज़्यादा बढ़िया आपको कलर दिखेगा, उतना ज़्यादा विविड आपको कलर दिखेगा, उतनी बेहतरीन आपको पिक्चर क्वालिटी दिखने वाली है। बट याद रखना, एप्पल के अंदर पिक्सल्स टेक्निकली नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं हम बाद में किसी और वीडियो में जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस वक्त चाह रहा हूँ कि मैं 1080 इंटू 1080 यानी 1080 क्रॉस 1080 पिक्सल का कुछ एक आर्टवर्क मैं
बनाऊँ, ठीक है। इट्स कम्प्लीटली अप टू योर चॉइस, आप किसी भी तरह से जो है इसको बना सकते हैं। 1080 क्रॉस 1080 आपका साइज़ है, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको जो साइज़ चाहिए आप ले सकते हैं। अब ये आर्ट बोर्ड क्या है? वेल, आर्ट बोर्ड को आप एक कैनवस की तरह समझ सकते हैं। वो कैनवस होता है ना जिसके ऊपर ड्राइंग करते हैं आर्टिस्ट, वो बड़ा सारा कैनवस होता है जिसको लकड़ी के फंटे पे रखा जाता है, लकड़ी के फ्रेम के ऊपर उसे रखा जाता है। आर्ट बोर्ड आपका वो कैनवस है। तो आपको कितने आर्ट बोर्ड्स या आपको कितने कैनवस चाहिए अपने ड्राइंग के लिए, अपने इस डिज़ाइन प्रोजेक्ट के लिए? हो सकता है आपको 10 डिज़ाइन बनाने पड़े तो आपको 10 आर्ट बोर्ड लेने पड़ेंगे। सिंपल, मेरे को एक ही चीज़ लिए मैं एक ही रख रहा हूँ। ये ब्लीड का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे ब्लीड दिख रहा है, ये ब्लीड टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ये किस लिए आता है? वेल, जब हम प्रिंट करते हैं तो हम कभी भी एग्जैक्ट साइज़ का प्रिंट नहीं निकालते, हम एग्जैक्ट साइज़ से थोड़ा सा जो बड़ा है वो प्रिंट निकालते हैं, ताकि कटिंग के अंदर हमारा जो मेन पार्ट है वो कहीं गायब ना हो जाए, इसीलिए, ठीक है। इसलिए ये ब्लीड दी जाती है। जैसे 1080 पिक्सल क्रॉस 1080 पिक्सल का मेरा एक आर्ट वर्क है, अब मैं उसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ, बट मुझे इस बात का डर है कि कहीं मेरा मेन कंटेंट कट ना हो जाए, कहीं मेरा मेन टेक्स्ट जो है कट ना हो जाए। तो मैं एक काम करूँगा, मैं 100 पिक्सल का ब्लीड ले लूँगा, यानी मैं 100 पिक्सल एक्स्ट्रा साइज़ ले लूँगा और मैं वो 100 पिक्सल के अंदर मैं अपना काम करूँगा, जिसकी मदद से अगर कल को मशीन से कुछ कट होता है तो मेरा जो ओरिजिनल कंटेंट है उसको किसी तरह की दिक्कत ना पहुँचे। इसके बाद हमारे पास कलर मोड आता है। कलर मोड 2 तरह के होते हैं, CMYK या RGB। अब ये क्या होता है भाई? अगर आप मेरी तरह एक डिजिटल डिज़ाइनर हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम्स या सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के लिए ही डिज़ाइन बनाते हैं, या सिर्फ सॉफ्टवेयर सोशल मीडिया वगैरह पे पोस्ट करने के लिए अगर आप डिज़ाइन बनाते हैं, तो आपके लिए RGB कलर है। RGB कलर आपकी स्क्रीन का कलर होता है। बट अगर आप एक प्रिंट डिज़ाइनर हैं और आपका जो डिज़ाइन है वो प्रिंट होने वाला है, तो आप उसको CMYK फॉर्मेट में कलर करते हैं। नीचे दिख रहा है आपको CMYK, RGB CMYK। मुझे स्क्रीन के लिए डिज़ाइन करना है, इसलिए भी मैंने RGB सिलेक्ट कर दिया। इतना करने के बाद मैं क्रिएट के बटन पे क्लिक कर दूंगा एंड लेट अस वेट फॉर द मैजिक टू हैपन। तो इस तरह का एक इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अगर आपको ऐसा इंटरफेस नहीं दिखाई दे रहा है तो आप एक काम कीजिए, आप सबसे पहले विंडो में जाइए, वर्क स्पेस में जाइए और इसको एसेंशियल्स क्लासिक पे सेट कर दीजिए। तो आपका जो वर्क स्पेस है वो एकदम मेरे जैसा हो जाएगा, ठीक है। कोई इशू नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और हाँ, ये भाई झपकी मत लेना, क्योंकि ध्यान से देखो, करियर का सवाल है। अब हमने यार ये बना तो लिया, अब हर्ष भैया हमको इसके अंदर क्या करना है? डिज़ाइन। डिज़ाइन किस तरह से करेंगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ देखो, आपकी जो स्क्रीन है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास ये टूल बार है। यहाँ पे आपकी ज़रूरत के सारे जो टूल्स हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर आपने वीडियो में बताए सारे स्टेप्स को फॉलो किया तो आपको इसी तरह का इंटरफेस दिखेगा। हम इन टूल्स को 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे और धीरे धीरे हम इस चीज़ के अंदर मास्टरी करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास ये एक स्क्वायर है, अब मैं इसको मूव करना चाहता हूँ। ये देखिए कितनी आसानी से ये मूव हो रहा है, क्या आप देख सकते हैं? कितनी आसानी से मैं इसको स्क्रीन पे जहाँ चाहूँ वहाँ रख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये पॉसिबल कैसे हो पा रहा है? मैं इसको स्क्रीन पे जहाँ मर्जी चाहूँ वहाँ रख सकता हूँ। कैसे रख सकता हूँ? उसका सिर्फ एक छोटा सा रीज़न है। यहाँ पे जो आपका सबसे पहला टूल आता है वो आता है आपका सिलेक्शन टूल।
सिलेक्शन टूल का काम होता है आपके पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसके अंदर चेंजेस करने में आपकी हेल्प करना या उसको आसपास मूव करना, ठीक है। इतना सा काम है सिलेक्शन टूल का। बट एक बार ज़रा आप हमारी शेप को गौर से भी तो देख लीजिए। तो यहाँ पे आप एक बार ज़रा देखना, जब मैं स्क्रीन के अंदर जूम इन करूँगा तो ये जो मेरे स्क्वायर का कॉर्नर है, इसके चारों ही कॉर्नर के ऊपर आपको कुछ अजीब सी एक चीज़ दिखाई देगी। ये छोटा सा डॉट आपको दिखाई देगा। ये डॉट किस काम के लिए आता है? वेल, बहुत इजी है। इस वक्त आप एक चीज़ देखिए, मेरे स्क्वायर के सारे जो एजेस हैं वो एकदम शार्प है, एक भी राउंडेड नहीं है, ठीक है। बट अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरी शेप के जो एजेस है वो थोड़े से राउंडेड हो जाए, तो उसके लिए मैं इस डॉट का इस्तेमाल करूँगा। मैं इस डॉट के ऊपर अपना सिलेक्शन टूल लेकर के आऊँगा और मैं इसको अंदर की तरफ ड्रैग करूँगा। तो आपको दिखेगा कि जो मेरी शेप है वो एक तरफ से राउंड होती जा रही है, ठीक है। एक तरफ से नहीं, बाकी की चारों तरफ से भी ये राउंड होती जा रही है, ठीक है। सी वाह, अमेजिंग ना। तो ये कुछ बेसिक टास्क होते हैं आपके सिलेक्शन टूल के, ठीक है। एक बार हम अपने पैने रेक्टेंगल के ऊपर वापस आ जाते हैं। बट चिंटू, अभी क्या है ना कि मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ ये वाला एक पर्टिकुलर एज, सिर्फ ये वाला कोना, सिर्फ ये वाला जो कॉर्नर है, सिर्फ वही राउंडेड शेप का हो, बाकी सारे के सारे जो कॉर्नर्स हैं वो पॉइंटेड रहे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? सिर्फ मैं एक इस कॉर्नर को राउंड करना चाह रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि बाकी का कोई भी कॉर्नर राउंड हो। तो अब भाई साहब ये कैसे करेंगे? सबसे पहले सिलेक्शन टूल पे जाएंगे, अपनी शेप को सिलेक्ट करेंगे। इस सिलेक्शन टूल के साथ में आपको मिलेगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है। अब ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से आप एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंकर पॉइंट क्या होता है? एंकर का मतलब होता है जोड़ मतलब जॉइंट, जहाँ से आपकी शेप मोड़ रखी हो या जहाँ से आपकी शेप जुड़ी हुई हो या जहाँ से आपका कॉर्नर हो, उसको बेसिकली आप एक एंकर कहते हैं। अब मैं इस एंकर पॉइंट के ऊपर सिलेक्ट करके जब इस सर्कल को अंदर की तरफ पुश करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरा यही कॉर्नर राउंड होगा, बाकी मेरा सारा का सारा जो कॉर्नर है वो एकदम स्ट्रेट रहने वाला है। देखा आपने कितना इजी था। अब मैं इस तरह से चाहूँ तो सिर्फ इसी एक पर्टिकुलर कॉर्नर को ही राउंड कर सकता हूँ। देखा, बन गई ना एक अजीब सी शेप। और इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कि ये नीचे वाला जो कॉर्नर है थोड़ा सा बाहर निकला हुआ हो, तो मैं एंकर पॉइंट की मदद से ये भी कर सकता हूँ। देखा आपने? तो ये था हमारा सिलेक्शन टूल्स। दो तरह के सिलेक्शन टूल होते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन एंड सिलेक्शन टूल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे शेप टूल। शेप टूल नाम से पता चल रहा है आपकी जितने भी तरह के शेप्स होते हैं, भाई रेक्टेंगल कैसे बनाते हैं, स्क्वायर कैसे बनाते हैं, सर्कल, ट्राइंगल, हेक्सागन हम किस तरह से बना सकते हैं, अब हम वो बनाना सीखेंगे, ठीक है। जब आप अपने इस लेफ़्ट वाले टूल बार में नीचे की तरफ आएंगे तो आपको एक ये रेक्टेंगल का ऑप्शन दिखेगा। वेल, रेक्टेंगल टूल को स्पॉन करने का जो शॉर्टकट है दैट इज़ एम फॉर मैंगो, एम फॉर मलेशिया। एम की को भी प्रेस करके आप रेक्टेंगल टूल को डायरेक्टली स्पॉन कर सकते हैं एंड यू कैन डायरेक्टली ड्रॉ अ रेक्टेंगल फ्री हैंडेडली। आपको सिर्फ माउस से पकड़ करके ड्रैग करना है एंड आप जितने मर्जी चाहे उतने रेक्टेंगल्स को आप ड्रॉ कर सकते हैं। इजी, ठीक है।
पर अगर मुझको स्क्वायर बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा? स्क्वायर की तो चारों साइड एक बराबर होती है। वेल, अगर आपको यूनिफॉर्म शेप बनाना है, यानी अगर आपको ऐसा शेप बनाना है जो अपनी हर साइड से इक्वल हो, जिसकी जितनी भी साइड्स है, चाहे वो ट्रायंगल हो या इवन आपका सर्कल हो या हेक्सागन हो, अगर आप चाह रहे हैं कि उसकी जितने भी एजेस है या जितने भी राउंड्स है, उसकी जितनी भी बाउंड्री है वो एकदम सेम हो हाइट और विड्थ में, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। हम पहले ड्रैग कर रहे थे ऐसे, अब आपको ड्रैग के साथ में शिफ्ट को भी दबाना है। अब जैसे आप शिफ्ट दबाएंगे तो एकदम परफेक्ट स्क्वायर आपका बन करके आएगा, जिसकी हाइट और विड्थ एक बराबर होगी। आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ के पैनल से। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, विड्थ और हाइट एकदम एक बराबर है, एक पिक्सल भी इधर से उधर नहीं है। ये तो भाई साहब हो गई कहानी हमारे शेप टूल की। अब इसके बाद आता है हमारे पास राउंडेड रेक्टेंगल टूल। राउंडेड रेक्टेंगल टूल का क्या काम है? पहले आप नॉर्मल रेक्टेंगल बना रहे थे, अब आप थोड़ा सा घुमावदार रेक्टेंगल बना सकते हैं जिसके बॉर्डर्स के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा सा रेडियस हो। सिर्फ इतना ही काम है इसका। अब आता है आपका एलिप्स टूल। एलिप्स टूल को स्पॉन करने का शॉर्टकट है एल फॉर लायन। अगर आप इसको ड्रैग करेंगे तो आप किसी भी तरह का राउंडेड शेप बना सकते हैं जिसको हम एलिप्स कहते हैं, ठीक है। बट अगर आपको सर्कल बनाना है तो सर्कल बनाने के लिए वही ट्रिक है, शिफ्ट के साथ पकड़ करके आपको इसे ड्रैग करना होगा। मैं एल की दबा देता हूँ। नाउ आई विल जस्ट प्रेस शिफ्ट की। अब जैसे मैं शिफ्ट की के साथ इसको ड्रॉ करूँगा तो मुझे एक परफेक्ट सर्कल मिलेगा। तो इस चीज़ में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई गेस। अब सर्कल के बाद हमारे पास जो शेप आती है वो आती है हमारी पॉलीगन। पॉलीगन मतलब जिसके बहुत सारे साइड हो सकते हैं, 3 साइड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब जितने भी साइड आप चाहे उतनी साइड की शेप आप इस पॉलीगन टूल की हेल्प से बना सकते हैं। ये टूल बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए एक बार अपने आर्टबोर्ड को क्लियर कर दिया और अब हम इस काम को स्टार्ट करते हैं। पॉलीगन टूल को सिलेक्ट कर दिया है। एक बार के लिए हम एक हेक्सागन बना देते हैं। पॉलीगन टूल आपके लिए बाय डिफ़ॉल्ट एक 6 साइड का फिगर बनाता है। 6 साइड के फिगर को हम हेक्सागन के नाम से जानते हैं। हेक्सागन मतलब 6 साइड, ठीक है। अब जब आप अपने इस फिगर को सिलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर भी वही बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। आप इसके बॉर्डर को राउंड कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, पॉइंटेड बना सकते हैं। लेकिन इसके साथ में यहाँ पे एक और ट्रिक है। आप ये नोटिस करेंगे कि जब मैं अपने इस हेक्सागन को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे साथ में यहाँ बाउंड्री पे एक ये छोटा सा डायमंड शेप भी देखने को मिल रहा है। मैं एक बार आपको ये डायमंड शेप हाईलाइट करके दिखाता हूँ। यहाँ कहीं पे आएगा वो डायमंड शेप। एक सेकेंड आप रुकिएगा। ये देखना, इस सर्कल के चारों तरफ देखिए, ये हाँ ये डायमंड शेप की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस डायमंड शेप से काम क्या होता है? इस डायमंड शेप का काम होता है बेसिकली इस डायमंड शेप का काम होता है आपकी आर्ट वर्क, यानी आपका जो ग्राफिक है उसके अंदर नंबर ऑफ साइड्स को अगर आपको बढ़ाना है, जैसे मैं अगर इसको ऊपर की तरफ मूव करूँगा तो इसकी साइड्स घटती जाएंगी। अगर मैं इसको नीचे की तरफ मूव करूँगा तो इसकी साइड्स बढ़ती जाएंगी। 8 साइड, 9 साइड, 10 साइड, 11 साइड। ये देखो मेरे पास एक 11 साइड का भी पॉलीगन आ गया। अब इसी तरह से यदि मेरे को इसकी साइड्स कम करनी है तो मैं इस तरह से इसकी साइड्स कम कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ। इस पार्ट को आप एक बार रिवाइंड करके भी देखना, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी मुझे भी लगता है, ठीक है। इस तरह से हमने एक 8 साइड का फिगर बना दिया। सो इजी। 1 2 3 4 5 6 7 8 या 8 साइडेड। वेल, यहाँ तक था हमारा पॉलीगन टूल। पॉलीगन टूल के बाद में आपको दिखेगा एक स्टार टूल। वेल, अगर हमको एक स्टार शेप बनानी है तो हम कैसे बनाएं? सिंपल है भाई, स्टार टूल की हेल्प से बना लीजिए। और इसके अंदर भी वही सारी प्रॉपर्टीज़ है। अगर आपको इसके बॉर्डर को रेडियस देना है तो आप रेडियस दे सकते हैं, सिंपल। आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं।
इसके बाद आता है फ्लेयर टूल, बट फ्लेयर टूल को हम थोड़ी देर के बाद ऑब्जर्व करेंगे। वेल, अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि अगर मैं ये सब भी ना करके अगर मैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड शेप बनाना चाहूँ, जैसे कुछ ऐसे मतलब आड़ा टेढ़ा शेप, तो मैं कैसे बना सकता हूँ? वेल, आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे ईजीएस्ट तरीका है पेन टूल, PEN, पेन, कलम। आपके सिलेक्शन टूल और शेप टूल के बीच में आपको दिखाई देगा आपका पेन टूल, उसका आइकन ये पेन जैसा होता है। अब मैं इसकी मदद से जैसी चाहे वैसी आड़ी टेढ़ी शेप क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने एक कूल और फंकी सी ये शेप बना दी है, तो मैं ऐसी कितनी भी तरह की कॉम्प्लिकेटेड शेप चाहूँ वो क्रिएट कर सकता हूँ। और पेन टूल का शॉर्टकट बहुत सिंपल है, इट्स P फॉर पेन। P दबाएंगे तो हमारा जो पेन टूल है वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वेल, अगर हमें पेन टूल को चलाना सीखना है तो भी हमें थोड़ी सी और इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से जो ये लाइन है वो थोड़ी राउंडेड हो जाए, थोड़ी घूम जाए, उसके अंदर थोड़ा सा राउंड आए। तो वो किस तरह से आएगा? इस तरह से, सिंपल। मैंने सबसे पहले पेन टूल को एक पॉइंट से स्ट्रेच करके दूसरे पॉइंट पे लेके गया, मैंने वहाँ पे क्लिक कर दिया, लेकिन अभी मैंने अपने क्लिक को छोड़ा नहीं है। अब मैं अगर उसको नीचे की तरफ ड्रैग करूँ या आगे पीछे की साइड इस तरह से ड्रैग करूँ तो मुझे ये मेरे बीजियर हैंडल्स दिखेंगे। मैं इन बीजियर हैंडल्स की मदद से अपनी स्ट्रेट लाइन को कर्व बना सकता हूँ। देखो, मैंने इस वाली लाइन को कर्व बना दिया, बट ओ ये क्या हो गया? अब मैं कहीं पे भी चाहूँ तो यार ये राउंड ही आ रहा है। अरे यार, मेरे को तो सिर्फ एक ही जगह से राउंड करना था, अब तो मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए। अब मैं स्ट्रेट लाइन कैसे लेके आऊँ? बहुत सिंपल है। जहाँ से आपने लास्ट अपने पेन टूल को रिलीज़ किया था, यानी इस वाले पॉइंट से, मैंने इस वाले पॉइंट से पेन टूल को रिलीज़ किया था, तो मैं कहीं पे भी क्लिक नहीं करूँगा, मैं इस वाले पॉइंट के ऊपर पेन टूल को लेकर के आऊँगा और यहाँ पे एक बार क्लिक कर दूँगा। तो उससे क्या होगा कि मेरा एक बीजियर हैंडल ख़त्म हो जाएगा। जैसे मेरा एक बीजियर हैंडल ख़त्म होगा, मैं वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप पेन टूल का यूज़ कर सकते हैं। अब मेरे दिल में एक और सवाल आता है, भैया अगर मुझको दो शेप्स को जोड़ना हो या मुझको दो शेप्स में से अगर कुछ हटाना हो तो मैं किस तरह से करूँगा? सही सवाल है बिल्कुल। और एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे एक ये सर्कल है, ठीक है, और एक इसके नीचे ये बड़ा वाला भी एक सर्कल है। मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसको थोड़ा डार्क बना देता हूँ, ठीक है। आपको ये दिख रहा है, ये ऊपर वाला थोड़ा सा लाइट है, नीचे वाला थोड़ा सा जो है डार्क है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस किस तरह से हम बना सकते हैं? अब मैं क्या चाह रहा हूँ भैया, मैं एक जो है स्नोमैन बना रहा हूँ, तो उसके लिए तो इसका सर और बॉडी एक ही होनी चाहिए, बट ये तो दो सर्कल है। मैं अगर इसको मूव करूँगा तो ये भी मूव हो जाएगा, इसको मूव करूँगा तो ये भी मूव हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों एक ही शेप में बन जाए। मैं चाहता हूँ कि ऐसे अलग अलग शेप ना रहे, एक ही शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहले बड़े सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, फिर सबसे पहले ऊपर वाले सर्कल को सिलेक्ट करेंगे। हमने दोनों को शिफ्ट
की हेल्प से सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट की। अब आप एक बार ज़रा अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले टूल बार में आइए और यहाँ पे आपको नीचे एक शेप बिल्डर टूल दिखाई देगा। इस शेप बिल्डर टूल को सिंपली सिलेक्ट करूँगा और मुझे जितना एरिया एक शेप के अंदर कॉमन चाहिए उतने तक मैं इसको ड्रैग कर दूंगा। ये देखना, जो जो एरिया सिलेक्ट हो रहा है उसके ऊपर एक मैश बनता जा रहा है, ठीक है। ये देखो, एज अ रिज़ल्ट मेरे पास ये पूरी की पूरी एक शेप बनकर आ गई, ठीक है। वेल, अगर मैं इसका अपोजिट करना चाहता हूँ कि भैया मैं चाह रहा हूँ कि ये जो दो सर्कल है ना, इसके ऊपर और नीचे वाला हिस्सा तो हट जाए, सिर्फ ये बीच वाला पोर्शन ही बचे, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए सिंपल है, मैं शिफ्ट M की प्रेस करूँगा, शेप बिल्डर टूल का शॉर्टकट है ये। अब मैं ऑल्ट प्रेस करके जो जो एरिया मुझे डिलीट करना है मैं उसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। मेरे को ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा डिलीट करना है, मैंने उसके ऊपर क्लिक कर दिया, मेरे पास सिर्फ इतना सा एक हिस्सा बच गया। ये देखो, सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम इजी, ठीक है। यहाँ पर कहानी ख़त्म होती है हमारे शेप टूल की, बट शेप के बाद जो आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो पता है क्या है? वो है आपका टेक्स्ट। बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि कई सारी जो हम इमेजेस देखते हैं उसके अंदर हमें टेक्स्ट दिखाई देता है। जैसे इस वीडियो के थंबनेल के अंदर भी आपको कुछ टेक्स्ट दिखाई दिया होगा, तो उसके अंदर मैंने टेक्स्ट किस तरह से इंसर्ट किया, अब वो एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले आपको पेन टूल के नीचे ये टेक्स्ट टूल दिखाई देगा। इसको टाइप टूल के नाम से भी जाना जाता है। आप इस टाइप टूल को पकड़िए और यहाँ पे आप इस तरह से ड्रैग कर दीजिए। आप जितना बड़ा इसको ड्रैग करेंगे उतना ही बड़ा आपका एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, हाय दिस इज़ हर्ष। वेल, अगर आपको ये जैसे अभी मैंने हर्ष टाइप कर दिया, हर्ष काद्यान। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस टाइप एडिटर से बाहर निकल करके अपनी सिलेक्शन टूल पे वापस आऊँ, तो आप अपने कीबोर्ड पे Ctrl+Enter की हिट कर सकते हैं और आप एग्ज़िट कर जाएंगे, सिंपल। अब आप वापस से सिलेक्शन मोड में आ चुके हैं। अब हम टेक्स्ट को एडिट करना सीखेंगे। टेक्स्ट को एडिट करने के लिए आपको सबसे पहले एक टेक्स्ट लिखना होगा, ठीक है। टेक्स्ट लिखने के बाद सबसे पहले आप ऊपर वाले पैनल पे आइए, यहाँ पे आपको कैरेक्टर पैनल दिखाई देगा। आप इस कैरेक्टर पैनल की हेल्प से पूरे के पूरे अपने इस टेक्स्ट को जो है एडिट कर सकते हैं। अगर मुझको अपने इस टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाना है तो मैं यहाँ वाले कॉलम से फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकता हूँ। मैं अगर माउस के स्क्रॉल व्हील को ऊपर की तरफ घुमाऊँगा तो इसका टेक्स्ट साइज़ बढ़ता जाएगा, सिंपल। और अगर मैं स्क्रॉल व्हील को नीचे की तरफ घुमाऊँगा तो ये टेक्स्ट साइज़ घटता जाएगा। आप अपनी इच्छा अनुसार जो है टेक्स्ट साइज़ को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल दिखता है। अब जैसे मेरे को ये बोल्ड करना है, मेरे को ये रेगुलर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि ये बोल्ड कलर में हो जाए, तो सिंपली मैं यहाँ पे बोल्ड सिलेक्ट कर दूँगा। अब क्या है कि मैं चाहता हूँ कि इस वाली फ़ॉन्ट फैमिली में भी ना दिखे, मैं चाहता हूँ कि इसका फ़ॉन्ट स्टाइल एकदम ही अलग हो। मैं चाह रहा हूँ कि ये मुझे इस स्टाइल वाले फ़ॉन्ट में दिखे, तो मैं इस तरह से फ़ॉन्ट का स्टाइल या फ़ॉन्ट की फैमिली भी जो है चेंज कर सकता हूँ। मैं एब्रिल, फैट फेस या मेरे सिस्टम में जितने भी फ़ॉन्ट डाउनलोडेड हैं मैं वो सारे यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इस तरह से चाहूँ तो अजीबोगरीब फ़ॉन्ट का भी यूज़ कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं एक बार के लिए इस टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा दूँ और इसका एक बार मैं नॉर्मल फ़ॉन्ट रख देता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस। आई होप आपको इस वक्त मेरी स्क्रीन पे क्लियरली सब कुछ दिखाई दे रहा होगा।
यहाँ पे इस वक्त लिखा हुआ है हाय दिस इज़ हर्ष काद्यान। अब इसके अंदर भी मैं बहुत सारे ट्विक्स कर सकता हूँ, तो उसके लिए मुझको इस कैरेक्टर पैनल को ओपन करना होगा। तो जैसे मैं कैरेक्टर पैनल को ओपन करूँगा तो मेरे पास एक एडवांस कैरेक्टर एडिटर ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसकी हेल्प से चाहूँ तो और भी कई सारे तरह के चेंजेस कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी लाइन हाइट यानी मैं अपनी लीडिंग को बढ़ा सकता हूँ। इससे क्या होगा, मेरी दो लाइंस के बीच का स्पेस मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये होता है आपका ट्रैकिंग मतलब आपके दो लेटर्स के बीच का स्पेस। अब आप देख रहे हैं जैसे लेटर्स अब आपस में कंडेंस होते जा रहे हैं, मैं दो लेटर के बीच का स्पेस ऐसे बढ़ा भी सकता हूँ, ठीक है। उसी तरह से ये बाकी के भी टूल्स हैं, आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके नीचे आता है आपके पास ऑल कैप्स करूँगा तो ये पूरा कैपिटल हो जाएगा, स्मॉल कैप्स करूँगा तो कैपिटल ही रहेगा, लेकिन कंसेक्यूटिव जो लेटर्स है वो स्मॉल थोड़े से छोटे कैपिटल हो जाएंगे। ये होता है आपका सुपरस्क्रिप्ट का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने ये दो आई सिलेक्ट कर दी है, अब मैं इन दो को सुपरस्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दूंगा तो आपने डिफरेंस नोटिस किया, ये एक्सपोनेंशियल बन गए, ठीक है। जैसे वो आते थे ना एक्सपोनेंट नंबर, वैसे उसी तरह से ये सबस्क्रिप्ट है। अब अगर मैं इन्हीं आई को सिलेक्ट करके अगर सबस्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये लाइन के थोड़ा नीचे दिखेंगे और छोटा दिखेंगे। प्लस अगर मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ अंडरलाइन, तो मेरे पूरे टेक्स्ट के ऊपर एक अंडरलाइन आ जाएगी। अगर मैं स्ट्राइक थ्रू वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा, सिंपल। तो इस तरह से काम करता है हमारा टेक्स्ट टूल। वेल आप इस टेक्स्ट के अंदर रंग भी भर सकते हैं यहाँ अपने कलर पैनल की हेल्प से। मैं चाहूँ तो इसको ब्लू कलर दे सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसका कलर चेंज करके रेड कर सकता हूँ, पिंक कर सकता हूँ, डार्क पिंक कर सकता हूँ। मैं जो मर्ज़ी चाहे वो कलर यहाँ पे इसको दे सकता हूँ। इट्स दैट ईजी, ठीक है, बिल्कुल कोई हार्ड है ही नहीं। वक्त हो चुका है हमारे पहले प्रोजेक्ट का। तो हमें पहले प्रोजेक्ट में कुछ इस तरह की आर्ट वर्क को बनाना है, हमें कुछ इस तरह की चीज़ को क्रिएट करना है जैसा इस वक्त आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हम एक अपनी स्क्रीन के ऊपर स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं और इसका हम कलर चेंज करके वी विल मेक इट से या ब्लू और से सम डार्क ब्लू। ये कलर भी जो है मुझको ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है, तो वी विल गो विद समथिंग इन बिटवीन पर्पल। ओके, सो या दिस इज़ फाइनल, आई विल गो विद पर्पल कलर। अब मैं एक सर्कल भी ड्रॉ कर लेता हूँ, एल शेप की हेल्प से हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब मैं डिफरेंस दिखाने के लिए इसका जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। तो थोड़ा सा डार्क करना है, एकदम थोड़ा स्लाइटली डार्क। ओके, ठीक है। एंड ऑन द सिमिलर नोट what I will do is I will create a triangle, okay। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं अपने इस फॉन्ट का कलर चेंज करके I will make it white। लाइन स्पेसिंग थोड़ी सी ज़्यादा है तो मैं लाइन स्पेसिंग को थोड़ा सा कम कर दूँगा। मैं अदर एलिमेंट्स को भी ऐड कर देता हूँ इस पर। ट्राइंगल का कलर आई विल चेंज इट टू पिंक एंड सिमिलरली आई विल ड्रॉ सम random squares and rectangle as my additional elements।
Yep, and I'll also give them a slightly different color. तो यहाँ पे हमारा जो ये डिज़ाइन है ये ऑलमोस्ट जो है रेडी हो चुका है। अब हमें यहाँ पे बस एक हमारा छुटकू सा सर्कल और ऐड करना है एंड इसके बाद वी आर गुड टू गो। ओके, ये डिज़ाइन अभी हमने बना तो लिया है, लेकिन अभी हमें इसको बाहर भी तो निकालना है। ये तो अब इलस्ट्रेटर फॉर्मेट में अगर हमें अपने दोस्तों को शेयर करना है तो हम ऐसे थोड़ी ना शेयर करेंगे। सबसे पहले एक बार हम इसको प्रीव्यू कर लेते हैं प्रेजेंटेशन मोड में। तो ये रहा हमारा प्रीव्यू। व्यू वाले बटन पे क्लिक कीजिए और फिर प्रेजेंटेशन मोड में चले जाइए। इससे आपको दिख जाएगा कि मेरा डिज़ाइन एक्चुअली में किस तरह का दिख रहा है। ठीक है, अब अगर मुझको ये डिज़ाइन बाहर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, मैं फाइल पे क्लिक करूँगा, मैं एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करूँगा और मैं एक्सपोर्ट एज पे क्लिक कर दूँगा। तो मेरा जो फोल्डर है वो खुल जाएगा। अब मेरे को यहाँ पे जहाँ कहीं पे भी सेव करना है मैं सेव कर सकता हूँ। यहाँ पे फाइल का नाम मैं कुछ दे दूँगा, जैसे इट इज़ प्रोजेक्ट 1। ठीक है, यहाँ से मैं फॉर्मेट सेट कर सकता हूँ। मेरे को चाहे JPG में सेव करना है या SVG में सेव करना है, मैं अभी PNG में सेव कर लेता हूँ। अब मैं इस वाले ऑप्शन को चेक करूँगा, यूज़ आर्टबोर्ड। अब यूज़ आर्टबोर्ड से क्या होगा कि जो मेरी बाहर की एडिशनल शेप है ना, जो एक्स्ट्रा है वो नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ मेरे आर्ट बोर्ड की अंदर की ही जो डिज़ाइन है वही बाहर एक्सपोर्ट होगी। ठीक है, मैं ऑल पे सिलेक्ट कर दूंगा तो मेरे जितने भी आर्ट बोर्ड है वो सारे बाहर निकल जाएंगे। मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे इसका रिजोल्यूशन सेट कर सकता हूँ। रिजोल्यूशन का मतलब है कि आपको कितनी हाई क्वालिटी का चाहिए। 300 ppi सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्वालिटी होती है। 150 ppi भी एक अच्छी क्वालिटी है। अगर आपको सिर्फ यू नो नॉर्मल अगर आपको ये फ़ोटो टीवी या किसी बड़ी स्क्रीन पे देखनी है तो आप हाई पे सेव कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोअर रेजोल्यूशन पे भी इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा तो जो मेरा फोल्डर है उसके अंदर ये फ़ाइल सेव हो चुकी है। मैं डाउनलोड्स के फोल्डर में जाऊँगा तो ये देखिए मेरी ये फ़ाइल सेव हो गई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सभी अपने लिए तालियां बजाइए, आपने अपना पहला प्रोजेक्ट सक्सेसफुली बनाया। वेल, इसी के साथ हम अपने इस प्यारे प्रोजेक्ट को कर देते हैं सेव। अब इसको सेव करने का शॉर्टकट क्या है? पहली बात तो आप फाइल में जाइए, फिर सेव एज पे क्लिक कीजिए और फिर ये सेव हो जाएगा। बट कंट्रोल शिफ्ट और एस भी तो है। कंट्रोल शिफ्ट एस कीजिए और आप इसको नया नाम दे करके सेव कर दीजिए अपने फोल्डर के अंदर एंड हिट एंटर। ओके, तो इससे क्या होगा कि आपकी ये जो आर्ट वर्क है ये फाइल अब आपके पास सेव हो चुकी है, तो अब आपको इसके कहीं खोने की चिंता नहीं है। सिंपल। वेल, अब हम आगे बढ़ते हुए अपने प्यारे ब्रश टूल को एक बार देख लेते हैं। कि ये ब्रश टूल होता क्या है, तो उसके लिए हम एक नई फाइल क्रिएट कर देते हैं सेम साइज़ के साथ। हमारे पास ये नया कैनवस आ गया। अब जैसा आप देखेंगे शेप टूल के जस्ट साइड में आपको दिखेगा ये ब्रश टूल्स का सेक्शन। ठीक है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और मैं इसका कलर एक बार के लिए दूसरा कोई कलर कर देता हूँ, अब देखिए मैं ब्रश टूल की मदद से सिंपली अपने इस आर्ट बोर्ड के ऊपर जो मर्ज़ी चाहे वो पेंट कर सकता हूँ। ब्रश का काम ही तो यही है, पेंट करना। ये देखिए ये मेरे पास बन चुका है। अब इसके बाद आता है ब्लॉब ब्रश टूल। ब्लॉब ब्रश टूल का काम क्या है? वही एग्जैक्ट काम है जो आपके ब्रश टूल का था, बस इसके अंदर एक डिफरेंस है। वो आपका स्ट्रोक पेंट करता है, ये आपका फिल पेंट करता है। मैं एक बार आपको इन दोनों में डिफरेंस समझा देता हूँ, स्ट्रोक और फिल में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लाइन टूल की हेल्प से
आपके सामने एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे एक लाइन है। अब इस लाइन को विजिबल करने के लिए मैं इसमें स्ट्रोक भर देता हूँ, इसमें एक कलर भर देता हूँ। ये जो लाइन है इसके अंदर कोई कलर नहीं है, लेकिन इसकी बॉर्डर का एक कलर है, ठीक है। इस बॉर्डर की विड्थ को मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं जितना मर्जी चाहे इसकी विड्थ को बढ़ा सकता हूँ या घटा सकता हूँ, ठीक है। और मैं स्ट्रोक के पैनल पे क्लिक करके इसकी और भी प्रॉपर्टीज़, जैसे मैं चाहूँ तो इसके एंड्स को थोड़ा राउंडेड भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसके कॉर्नर्स को थोड़ा राउंड कर सकता हूँ, और मैं इसके एंड्स को, यानी जहाँ पे एंड हो रहा है, मैं उसको भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसका एक सिरा कर दिया एरो वाला, मल्टीपल प्रीसेट्स है। प्रोफाइल इसकी चेंज कर सकता हूँ, आड़ी टेढ़ी किसी भी तरह की। यहाँ से स्ट्रोक कंट्रोल होते हैं, ठीक है। वापस से लाइन टूल का शॉर्टकट है बैकस्लैश। मैं एक लाइन क्रिएट कर देता हूँ, इसकी थिकनेस बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अभी आप गौर से देखना, ये है आपका स्ट्रोक। ये देखिए, ये होता है, इसके ऊपर जो है आपका फिल है। फिल मतलब शेप के अंदर का कलर, लेकिन ये तो एक से बॉर्डर है, तो बॉर्डर के अंदर तो कोई कलर होगा नहीं। और ये है बॉर्डर, बॉर्डर का कलर। ये देखिए, ये बीच में से एम्प्टी है, ठीक है। तो जो आपकी बॉर्डर होती है उसको हम स्ट्रोक कहते हैं। अब इसकी जगह पे मैं मान लीजिए एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। ये देखिए, रेक्टेंगल के चारों तरफ की बाउंड्री, अभी इस रेक्टेंगल के अंदर कलर नहीं भरा हुआ। अब मैं इसके अंदर बाउंड्री ऑफ कर देता हूँ और इसके अंदर कलर भर देता हूँ। तो अभी आप देखना, जो स्ट्रोक है वो तो एब्सेंट है और जो बाउंड्री है वो भर चुकी है। मैं डिफरेंस के लिए आपको इसके अंदर भी एक स्ट्रोक भर के दिखाता हूँ, उसका कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको इसकी तरफ जो है रेड कलर की बाउंड्री दिख रही है, ये बाउंड्री नहीं है, ये आपका स्ट्रोक है, ठीक है। समझ गए, कोई इशू नहीं है। ये होता है आपका फिल और स्ट्रोक। अब हम अपने ब्रश टूल पे एक बार वापस आ जाते हैं। यह है हमारा पेंट ब्रश टूल। देखना, जब ये पेंट करेगा तब आपके पास स्ट्रोक है, फिल नहीं है, ठीक है। अब मैं पेंट ब्रश की जगह सिलेक्ट कर लेता हूँ ब्लॉब ब्रश टूल। अब इस ब्लॉब ब्रश के साथ मैं जैसे पेंट करूँगा और मैं अपनी इस आर्टवर्क को सिलेक्ट करूँगा तो आपको पता चलेगा ये एक फिल है, ठीक है। ये एक फिल है, इसके अंदर कलर भरा हुआ है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है आपके पेंट ब्रश टूल और ब्लॉब ब्रश टूल में। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने पेंट ब्रश से एक और जो है डिज़ाइन बना दिया। अब मैं इसके अंदर अगर फिल को एक्टिवेट कर दूंगा तो क्या होगा? बिल्कुल सही सुना आपने, स्ट्रोक और फिल आपको अलग अलग दिखने लग जाएंगे। सिंपल। वेल, इसके बाद जो हमारे पास इससे रिलेटेड टूल्स आते हैं, वो होता है आपका इरेज़र टूल, ठीक है। इरेज़र टूल आपकी शेप्स को बहुत इजीली मॉडिफाई कर सकता है। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे एक जो है सर्कल ड्रॉ कर दिया, उसको मैंने येलो कलर दे दिया। एंड अभी मैं इसका चाहता हूँ कि यार ये ऐसा ना रहे, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कर्वी शेप में कट हो जाए। तो मैं इस तरह से इरेज़र टूल की हेल्प से ये काम बहुत इजीली कर सकता हूँ। ये देखो, इससे मेरी शेप को इरेज करके एक एडवांस शेप बना डाली, ठीक है। इरेज़र टूल के साथ ही साथ में आपको मिलेगी सीजर टूल और नाइफ टूल भी। मैंने सर्कल बनाया। अब मैं अगर सीजर टूल को सिलेक्ट करता हूँ तो काम क्या होगा? ये देखिए, मैं यहाँ से पकड़ करके इसको यहाँ तक लेकर के आ गया, ठीक है। अब आपको पता चला एक्चुअली में हुआ क्या। सीजर टूल ने इस एंकर पॉइंट से लेकर के इस एंकर पॉइंट
के बीच में मेरे इस शेप की कटिंग कर दी, जैसा कैंची काटती है ना बीच में से एक पॉइंट से दूसरी जगह पे, वैसा ही कुछ काम मेरे सीज़र ने कर डाला। अब सीज़र टूल के बाद आता है नाइफ़ टूल। नाइफ़ टूल से आप जो है शेप को फ्री और स्मूथ फॉर्म्स में कट कर सकते हो। ये देखिए, अब ये 3 अलग अलग शेप्स बन चुकी हैं जैसा आप देख सकते हैं। तो नाइफ़ टूल भी बड़ा एक मज़ेदार टूल है। आप इसकी मदद से काफ़ी इंटरेस्टिंग जो शेप्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं एंड यू कैन एक्सप्लोर इवन मोर। ठीक है, ये हो गया। इतना काम था हमारे कुछ बेसिक टूल्स का, बट इसके बाद में भी हमारे पास कुछ और टूल्स बचते हैं, जैसा आपका शेपर टूल। शेपर टूल किस काम में आता है? आपके लिए कोई भी रैंडम इस प्रकार से शेप रीडायरेक्ट कर देने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं अभी एक ऐसे हल्का फुल्का सा एक रेक्टेंगल बना देता हूँ, तो ये मेरे लिए इसको एक फुल फ्लेज रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर देगा। मैंने ऐसे आड़ा टेढ़ा एक सर्कल बना दिया, इसने इसको एक फुल फ्लेज सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। मैं एक बार ऐसे एक ऐसी शेप क्रिएट कर देता हूँ, तो ये कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि इसका काम क्या है, सिर्फ जो रिकॉग्नाइज शेप्स हैं उन्हीं को क्रिएट करना। ठीक है, इसके बाद आता है मेरे पास पेंसिल टूल। मैं पेंसिल टूल की मदद से फ्री हैंड ड्रॉ कर सकता हूँ और एक एनक्लोज शेप बना सकता हूँ। ये देखिए, है ना। पेंसिल टूल के बाद हमारे पास आता है स्मूथ टूल। स्मूथ टूल का काम क्या है? पेंसिल टूल बड़े रफ एजेस क्रिएट करता है, स्मूथ टूल का काम है स्मूथ एजेस करना। एक बार मैं आपको पेंसिल टूल की हेल्प से ड्रॉ कर देता हूँ कुछ। सी, ये हो चुका है ड्रॉ, इसके अंदर हो गया फिल। अब एक बार मैं स्मूथ टूल को लेकर के आता हूँ और इसके एजेस के ऊपर इसको घुमा देता हूँ। ठीक, तो ये देखना, ये स्मूथ करता जाएगा हर तरफ से। जैसे कि इस वाले एंड को ले लीजिए, ये देखिए, इसको और ज़्यादा स्मूथ करता जा रहा है। मैं इधर करके दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये और ज़्यादा स्मूथ होता जाएगा लगातार। ठीक है, तो बस खाली आपके एजेस को स्मूथ करने का काम करता है आपका स्मूथ टूल। पाथ इरेजर टूल का काम है आपके पाथ को इरेज करना। ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी आपका एंकर पॉइंट है, ये उसको हटाने में हेल्प करता है। ये देखिए, ये इस तरह से। इसके बाद आपके पास आता है जॉइन टूल। जॉइन टूल का काम क्या है? एक जगह से दूसरी जगह को आपस में जॉइन कर देना, बस सिंपल। वेल, ये सब काम जो है आप पेन टूल की मदद से भी बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि इसने अभी कुछ इस तरह से करके दिखा दिया, तो इसने वापस से एंकर पॉइंट्स क्रिएट कर दिए। यहाँ पे सिलसिला ख़त्म होता है हमारे ब्रश एंड अदर टूल्स का। अब वक्त है हमारे लिए इस कोर्स में आगे बढ़ने का। अब बारी आ चुकी है हमारे पर्सपेक्टिव टूल की। पर्सपेक्टिव टूल किस काम में आता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे आपके लिए एक रेक्टेंगल बना देता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक मान लीजिए रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, मैं इसका जो कलर है मैं यहाँ पे आपके लिए एक लाइट पोल बना देता हूँ, जिससे आपको डिफरेंस अच्छे से पता चले। ठीक है, ये मैंने शेप टूल की मदद से इनको कर दिया जॉइन। जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरा एक लाइट पोल है। ठीक है,
ये, और यहाँ पे जा रही है मेरी एक सड़क। और आपको तो पता है कि सड़क जैसे जैसे दूर जाती है वैसे वैसे जो चीज़ें हैं वो छोटी दिखने लग जाती है। वो होता है हमारा पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये है हमारी सड़क, ये है हमारी ग्रे कलर की सड़क है ये। ठीक है, अभी ये जो अगला लाइट पोल है, अगर मैं इसकी कॉपी लेकर के लगाऊंगा तो मुझे मैनुअली इसको पर्सपेक्टिव के अंदर डालना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को इसको जो है हाथों से छोटा करना पड़ेगा, बट अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि मुझे इसको कितना स्मॉल करना है। तो इस तरह की प्रॉब्लम से आपको बचाने के लिए काम आता है आपका पर्सपेक्टिव टूल। आपको शेप बिल्डर टूल के जस्ट राइट हैंड साइड में पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल दिखेगा। इसकी मदद से आपकी स्क्रीन के ऊपर एक कुछ इस तरह का एक आर्टिफैक्ट आ जाएगा, जिसकी मदद से आप 3 डायमेंशनल व्यू को सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ये रहे। यहाँ पे है आपके पास सिलेक्शन टूल इसका। अभी जैसे मैंने इस साइड वाला शेप सिलेक्ट कर रखा है, यानी मैं शिफ्ट वी दबा करके, अभी जैसे कि मैं शिफ्ट वी दबा करके इस वाले पर्टिकुलर लाइट पोल को लेकर के आऊँगा, देखना ये पर्सपेक्टिव के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेगा। ठीक है, देखा आपने। व्यू में जा कर के प्रेजेंटेशन मोड में देखेंगे तो ये देखिए, अब ये अपने आप को छोटा या बड़ा भी कर सकता है। ठीक है, अब जैसे मुझको इसकी कॉपीज़ लेनी है कि भाई साहब ये जो है ये छोटा होता जा रहा है। ठीक है, तो अब मुझको बार बार दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये रिलेटिवली अपने आप ही डिस्टेंस को भी खुद मॉनिटर कर लेगा। ये देखो, अब ये लाइन से ही छोटे होते चले गए हैं। ठीक है, सिमिलरली मैं चाहूँ तो इसी पर्टिकुलर शेप को नीचे वाले डायमेंशन के लिए भी मॉनिटर कर सकता हूँ। इनटू द बॉटम शेप मुझे इसको सिलेक्ट करना है, चेंज इट वेयर एवर आई वांट। ठीक है, अब मैं नॉर्मल टूल में आकर के, अगर मान लीजिए मैं कोई सर्कल बनाता हूँ तो मैं उसको भी इसी पर्टिकुलर तरह से अपने पर्सपेक्टिव के अंदर डाल सकता हूँ। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर ट्रिक से आप जो है पर्सपेक्टिव के अंदर चीज़ों को इंसर्ट कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव टूल से बाहर निकलने का तरीका ये है, आपको पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है एंड फिर यहाँ पे आपको इसके ग्रिड को क्रॉस कर देना है। तो इसकी मदद से आपके पास वापस से आपका जो नॉर्मल कैनवस है वो आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो सबसे मेजर कंसेप्ट है वो है कलर का। ठीक है, हम जैसे कोई भी खूबसूरत शेप बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने सर्कल बनाया, इसके अंदर बेसिक तो आप ये जानते हैं, हम यहाँ से जो है कलर चेंज कर सकते हैं, इसको पिंक रेड किसी भी तरह में कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अगर हमको इसके अंदर ग्रेडियंट डालना है तो हम कैसे करेंगे? ग्रेडियंट डालने के बहुत सारे तरीके। सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले इस ग्रेडियंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करो एंड बूम, यहाँ पे आपके पास फिर ये ग्रेडियंट एडिटर ओपन हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक एंड वाइट ग्रेडियंट आपको इलस्ट्रेटर देता है। जब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, इस वाले कलर के नॉब के ऊपर जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास कलर एडिटर ओपन हो जाएगा ग्रेडियंट के लिए। आप चेंज करके इसका कलर मोड या तो ब्लू कर सकते हैं या पिंक कर सकते हैं। मतलब देखो भाई, तुम्हारे हिसाब से है ये। ठीक है, ये तुम्हारी एक्स की तरह नहीं है जो अपनी मन मर्जी चलाएगी, ख्वाब दिखाता है मादरजात, फोड़ी देंगे साला। ये भाई तुम है ना, इसको कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तुम बोलोगे ना कि भाई ग्रीन हो जा तो ये ग्रीन हो जाएगा बिना कुछ कंप्लेंट किए। तुम बोलोगे ऑरेंज हो जाए, ऑरेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। लेकिन ग्रेडियंट भरने के भी काफ़ी सारे तरीके हैं। सबसे पहला और बेसिक होता है आपका लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट क्या है? इस तरफ से लेके इस तरफ तक एक स्ट्रेट लाइन के अंदर आपका ग्रेडियंट बनता है, सिंपल। अब इसके बाद आपके पास आता है रेडियल ग्रेडियंट। रेडियल ग्रेडियंट का काम है एक सर्कुलर शेप में आपकी शेप के अंदर ग्रेडियंट को भरना। लीनियर ग्रेडियंट का काम था ऐसे, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में। रेडियल ग्रेडियंट का काम है अंदर से लेके बाहर की तरफ ग्रेडियंट को भरना। इसके बाद आता है आपके पास फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म का मतलब है जहाँ पे कलर डालोगे उसका कलर आप अपने मर्ज़ी से भाई साहब, जितने मर्जी चाहे। जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर डाल दिया, मेरे को मन में आया भाई साहब यहाँ पे तो मैं डालूँगा, मेरी मर्ज़ी है, मैं तो यहाँ पे डालूँगा ब्लू कलर। मैंने यहाँ पे ब्लू कलर डाल दिया। मेरे मन में आया मेरे को यहाँ पे डालना रेड कलर, मैंने कुछ नहीं पकड़ा भाई साहब, मैंने डाल दिया यहाँ पे रेड कलर। मैंने यहाँ पे ऐसे ही ट्विक किया, यहाँ पे मेरे को कलर पसंद आया और जो है मैंने यहाँ पे डाल दिया थोड़ा सा ऑरेंजिश कलर। मेरे को यहाँ पे पसंद आया, मेरे को यहाँ पे भाई साहब मैंने डाल दिया, देखो किसी में हिम्मत नहीं मेरे को रोकने की, मैंने डाल दिया यहाँ पे ब्लू कलर। बताओ कोई कर लेगा मेरा कुछ? बढ़िया भाई साहब, ये वाला कलर मेरे को पसंद नहीं है, मैंने इसे यहाँ पे डिलीट कर दिया। अब मैं इस कलर को चाहूँ तो यहाँ पे मोड़ सकता हूँ, इसको यहाँ पे ला सकता हूँ, इसको इधर घुमाऊँ। मैं मतलब यार देखो अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ, इसमें उसकी मर्ज़ी नहीं चलेगी, इसमें मेरी मर्ज़ी चलेगी। और ये लो, इस तरह से मैं बहुत खूबसूरत शेप बना सकता हूँ भाई साहब। ये देखो मेरे को कुछ नहीं करना, बस इसके अंदर इसी शेप को जो है कॉपी किया और इसको जो है उल्टा घुमा दिया। ये देखो, बताओ इससे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है क्या कहीं पे? मैं बता रहा हूँ, ये ही है फ्यूचर, ठीक है? कोई और नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ, दिस इज़ द ओनली फ्यूचर। ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लो, माँ बाप का नाम रोशन कर लो, इन सब के अंदर कुछ भी नहीं रखा है, समझ गए? शाबाश। ये देखो, एक के आगे एक तीतर, एक के पीछे दो तीतर, बोलो कितने तीतर। इस तरह से कर करके देखो कितना अमेजिंग सा एक पावरफुल ग्रेडियंट हमने क्रिएट कर दिया। सिमिलरली स्ट्रोक के अंदर भी आप ग्रेडियंट ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ, ठीक है? बट अगर आपको उसमें किसी तरह का कोई डाउट आता है तो फील फ्री टू आस्क मी। इतना ही कंसेप्ट है आपके ग्रेडियंट का। आ चुकी है इंतज़ार की वो घड़ी। जब हम ये देखेंगे कि भाई साहब हम अपनी शेप को घुमा कैसे सकते हैं, हम अपनी शेप को जो है रोटेट कैसे करें, ठीक है? अभी मान लो कि मेरे पास ये एक लीफ है, ठीक है? ये एक छोटी सी लीफ है मेरे पास और मैं चाह रहा हूँ कि एक डिज़ाइन बनाऊँ मैं जिसके अंदर ये लीफ जो है चारों तरफ ऐसे घूम कर के आए। अब उसके अंदर एक ऑप्शन है, मैं इसकी कॉपी ले सकता हूँ Ctrl+C Ctrl+V करके, Ctrl+C एंड Ctrl+V। उससे मेरे पास यहाँ पे एक आ गई कॉपी। मैं इसको इसके बाजू में रखूँ, इसको एक कुछ डिग्रीज पे रोटेट करूँ, फिर मैं इसकी कॉपी वापस से लूँ, फिर मैं इसको इधर लेकर के आऊँ, मैं फिर रोटेट करूँ। अब या तो मैं ऐसा कर लूँ, ठीक है? और एक दूसरा तरीका, समझदारों वाला तरीका मेरे पास क्या है, मैं सिलेक्ट करूँगा रोटेट टूल। वेल, ये रोटेट टूल है कहाँ पर है मेरा प्यारा रोटेट टूल? रोटेट टूल आपको दिखेगा आपके ब्रश टूल के जस्ट नीचे, आपको दिखाई देगा रोटेट टूल। आपको अपनी शेप को सिलेक्ट करके रखना है, आपको रोटेट टूल को सिलेक्ट करना है, इसकी मदद से आपके पास एक कर्सर आ जाएगा। अब आप इस कर्सर को जहाँ कहीं पे भी क्लिक करेंगे वहाँ से आपकी इमेज रोटेट होने लग जाएगी, आपका आर्टवर्क वहाँ से रोटेट होने लग जाएगा, ठीक है? बट क्लिक करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको आपके कीबोर्ड के ऊपर ऑल्ट की का यूज़ करना है।
अगर आप मैकबुक में हैं तो आपको ऑप्शंस की का यूज़ करना है। ऑल्ट की प्रेस कीजिए और माउस का लेफ़्ट बटन दबाइए, आपके पास एक प्रॉपर एडिटर ओपन हो जाएगा। जैसे अभी मुझको इसको मान लो 15 डिग्री पे रोटेट करना है, मैं 15 डिग्री पे रोटेट करके इसकी कॉपी कर दूंगा। तो अब क्या होगा, हर 15 डिग्री पे ये रोटेट होता जाएगा। अब इसकी कॉपीज़ बनाने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ कंट्रोल डी प्रेस करना है। कंट्रोल डी, 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 कंट्रोल जी, कंट्रोल डी। ये लो भाई, हो गया पूरा। ये देखो मेरे पास पूरा एक रंगीन फूल जो है वो बन करके आ चुका है। बताओ इससे ज़्यादा बेस्ट कुछ और हो सकता है? ये होता है आपका रोटेट टूल। ठीक है, अब हम अपने इस कोर्स में बहुत ज़्यादा आगे की तरफ बढ़ चुके हैं, तो चलो अब वक्त है हमारे प्रोजेक्ट नंबर 2 का। प्रोजेक्ट नंबर 2 में हमें कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनाना है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, सबसे पहले वाले लेसन पे जाते हैं, हम अपने गुरुजी को याद करते हैं। हम सबसे पहले वाले लेसन पे जाएंगे और सबसे पहले हम एक स्क्वायर बना लेंगे। अब हम उसके अंदर भरेंगे ग्रेडियंट। हम डार्क थीम का यूज़ करने वाले हैं, तो मैं थोड़े से डार्क कलर्स का यूज़ करूँगा। लीनियर ग्रेडियंट में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरफ थोड़ा सा और जो है डार्क ब्लू थीम पे जाएगा मामला, थोड़ा सा इस तरफ आ जाएगा। ओके, थोड़ा और डार्क। ओके, तो ये तो मैंने भर दिया इसमें ग्रेडियंट। अब मैं ग्रेडियंट टूल के हेल्प से इसकी डायरेक्शन सेट कर देता हूँ कुछ ऐसी। ठीक है, यहाँ पे आता है ग्रेडियंट टूल। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ अपना टेक्स्ट। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ अपनी फ़ॉन्ट फैमिली जो कि है वर्कसेंस बोल्ड। मैं इसका बढ़ा देता हूँ टेक्स्ट साइज़। ठीक है, मैंने इसका कलर कर दिया वाइट। अब यहाँ पे क्योंकि मुझको एक YouTube का लोगो बनाना है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा, रेक्टेंगल टूल को, और एक रेक्टेंगल बना दूँगा यहाँ पे। उसके थोड़े से बॉर्डर्स को कर दूँगा राउंड शेप। ठीक है, और इसका कलर दे दूंगा मैं थोड़ा सा ब्राइट रेड। ठीक है, क्योंकि YouTube का लोगो भी एकदम ब्राइट रेड है। अब इसके अंदर मैं ड्रॉ करूंगा एक ट्रायंगल। उसके लिए मैं यूज़ करूंगा अपने पॉलीगन टूल को। 3 साइडेड शेप मैंने क्रिएट कर दी है। ठीक है, इसका रोटेशन मैं कर दूंगा एकदम 0। शिफ्ट की मदद से रोटेट करूँगा तो ये हर बार सिर्फ 45 डिग्रीज़ पर ही रोटेट होगा। और अभी मैं इसको अलाइन कर देता हूँ अपनी शेप के सेंटर में। ठीक है, ये देखो अभी जैसे कि ये बटन मेरी शेप के सेंटर में नहीं है, इस रेक्टेंगल के सेंटर में नहीं है। तो अगर मुझको इसको सेंटर में लाना है तो मैं कैसे लाऊंगा, मैं सबसे पहले अपने ट्रायंगल को सिलेक्ट करूँगा, फिर मैं अपनी शेप को सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट की को साथ में प्रेस करके रखना है। ठीक है, अब मैं अपने रेक्टेंगल के ऊपर एक बार और क्लिक करूँगा जिससे मेरा रेक्टेंगल पेरेंट एलिमेंट बन जाए। अब ऊपर मेरे पास ये अलाइनमेंट के ऑप्शन आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टली अलाइन सेंटर और वर्टिकली अलाइन सेंटर पे क्लिक कर दूँगा, तो इसकी मदद से मेरा जो ट्रायंगल है वो एकदम सेंटर में आ जाएगा। मैं इसके एजेस को थोड़ा सा राउंड कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको ले आता हूँ थोड़ा सा नीचे। परफेक्ट, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। अब यहाँ पे हम अपना दूसरा टेक्स्ट लिख देते हैं। अब मैं इसके टेक्स्ट के साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसके टेक्स्ट के साइज़ को कर दिया छोटा।
अब यहाँ पे मुझको चाहिए कुछ सर्कल्स एडिशनल ग्राफिकल एलिमेंट्स के रूप में, तो मैं यूज़ करूँगा सबसे पहले मैं एक सर्कल बना लेता हूँ और मैं उसको थोड़ा सा एक ब्राइट कलर जो है दे देता हूँ। अब मैं इसको रोटेट करा देता हूँ इस वाले पर्टिकुलर एक एक्सिस के अराउंड। ठीक है, मैं इस एक्सिस के अराउंड इसको रोटेट करा देता हूँ और रोटेशन का एंगल रखूँगा लेट अस से 55 डिग्री। ओके, अब मैं इन दूसरे सर्कल्स को थोड़ा सा एक बार पहले साइज़ में ट्विक कर देता हूँ। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इन सभी के अंदर जो है अपने पसंद के एक बार कलर्स को भी इंसर्ट कर देता हूँ। कलर हो गया थोड़ा सा येलोइश कलर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ब्राइट cyan color. Cyan is not looking good. I will change it to say green. Yep, bright green. And we have got our orange, reddish orange. Okay. अब इसके बाद हम इसके अंदर छोटे मोटे और ग्राफिक एलिमेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं, बट अब वक्त है इसके अंदर हमारे प्यारे लोगों को इंसर्ट करने में। अब अगर आपको इमेज इंसर्ट करनी है इलस्ट्रेटर में तो आप किस तरह से करेंगे? आपको अपने कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल शिफ्ट P फॉर पैरेट प्रेस करेंगे तो इससे आपके सामने एक इंपोर्ट वाला पैनल ओपन अप हो जाएगा, जहाँ पे भी आपकी पर्टिकुलर फाइल पड़ी हुई, जैसे भी मुझको चाहिए अपना लोगो, तो मैं सबसे पहले उस जगह पे जाऊंगा जहाँ पे मेरा लोगो रखा हुआ है। सिंपल। ठीक है, ब्रांडिंग में लोगो के अंदर गए, ऊपर है हमारे पास ये लोगो रखा हुआ है। हम यहाँ से जो है लोगो इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, एम्बेड कर दिया, तो अब हमारा लोगो कहीं पे भी भाग करके नहीं जाएगा। व्यू करके एक बार प्रेजेंटेशन मोड में इसको देख लेते हैं। हमारे पास ये प्यारा और छुटकू सा हमारा ये प्रोजेक्ट बन करके रेडी हो चुका है। अब हम फाइल में जाएंगे, वापस से वही राम गाथा करेंगे, हम इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, बाय द नेम प्रोजेक्ट 2। ठीक है, ये हमने कर दिया एक्सपोर्ट। ठीक है, अब आप अपने लिए तालियां बजा दो, क्योंकि आपने ज़िंदगी का अपना दूसरा इलस्ट्रेटर का प्रोजेक्ट आज बना लिया है। अब इसी के साथ हम अपने इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और नाउ वी विल लर्न। तो अब हम स्टार्ट करेंगे ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल का काम क्या है? चलो हम सबसे पहले आपको एक बेसिक चीज़ करके दिखाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इन सभी एडिशनल एलिमेंट्स को एक बार के लिए हटा देता हूँ अपनी स्क्रीन से, सिर्फ ये एक बैकग्राउंड रहने देता हूँ। ठीक है, ओके, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। मैं इस रेक्टेंगल की एक कॉपी ले लेता हूँ। ठीक है, मैं इस कॉपी को छोटा कर देता हूँ और मैं इसको एक थोड़ा एक अलग कलर दे देता हूँ। मैं इसको एक ब्राइट येलो कलर दे देता हूँ। तो मैं इसको ले जाता हूँ अपने इस रेक्टेंगल के पीछे। लेयर्स को आगे या पीछे मूव करने का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट्स। अगर आप कंट्रोल प्लस राइट ओपन ब्रैकेट दबाएंगे तो लेयर ऊपर की तरफ मूव करेगी, अगर लेफ़्ट ब्रैकेट दबाएंगे तो ये लेयर पीछे की तरफ मूव करेगी। मैं इसको पीछे की तरफ मूव कर दिया और मैं इसको एक बार नीचे की साइड ले जाता हूँ थोड़ा सा। ठीक है,
अब मैं आपको जो है जादू दिखाऊंगा ब्लेंड टूल का। सबसे पहले मैं इस शेप को सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट दबा करके ऊपर वाली शेप को भी सिलेक्ट करता हूँ और ब्लेंड टूल पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, वेल स्टारी प्रीव्यू के अंदर आपको ये तो दिख ही गया होगा कि आखिरकार इसका काम क्या है, पर कोई बात नहीं। मैंने एक बार इसके ऊपर क्लिक किया, फिर इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब आपको कुछ पता चला, इसने ये उभरता हुआ कुछ एक हमारे लिए शेप जो है बना दी। मैं आपको एक कोर और इसके अंदर एग्जाम्पल दे करके समझा देता हूँ। मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, अपने इस रेड वाले रेक्टेंगल का एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ। कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ से आप एक डुप्लीकेट ले सकते हैं। मैं इसको एक वाइट कलर की जो है बॉर्डर दे देता हूँ। ठीक है, आप नोटिस करेंगे इसके चारों तरफ अभी एक वाइट कलर की बॉर्डर है। मैं इसको एक बार यहाँ से अलग कर देता हूँ, इसके ऊपर रख देता हूँ। अब मैं नीचे वाले दोनों शेप्स को सिलेक्ट करूँगा, ब्लेंड टूल की मदद से एक बार इसके ऊपर क्लिक करूँगा, एक बार इसके ऊपर, एंड ये दोनों आपस में सीमलेसली ब्लेंड हो जाएंगे। अब जब मैं इसके ऊपर ये रखूँगा अपनी इस शेप को, तब आपको पता लगेगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा एक ज़बरदस्त सा इफेक्ट है। ऐसा लग रहा है ये कुछ बैनर है और अंदर से कुछ निकल रहा है। वेल, ब्लेंड टूल की खास बात यही है। बट ब्लेंड टूल यहाँ तक फिनिश नहीं होता है। आप मल्टीपल शेप्स के ऊपर भी एक साथ एक बार में ब्लेंड टूल का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं सेम साइज़ के रेक्टेंगल की नीचे की तरफ कॉपी ले लेता हूँ और उसका कलर मैं एकदम ब्राइट ब्लू कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने तीनों शेप्स को सिलेक्ट किया, ब्लेंड टूल पे गया, ये इधर से इधर और फिर ये इधर से इधर। ठीक है, अब आपके पास कुछ इस तरह का एक क्रेज़ी फंकी आर्ट वर्क है। ठीक है, नाउ यू कैन यूज़ इट इन द वे यू लाइक, नो इश्यूज़। बट ब्लेंड टूल के भी अपने आप में बहुत सारे एडवांस ऑप्शंस हैं, तो अब हम उनको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। वो किस तरह से हैं? तो सबसे पहले मैं अपने इन दो ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऊपर ऑब्जेक्ट वाले पैनल में जाऊँगा, यहाँ मुझे नीचे ब्लेंड का ऑप्शन दिखेगा। मैं यहाँ ब्लेंड ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करूँगा, मुझे दो तरह के ऑप्शन दिखाई देते हैं, एक तो स्मूथ कलर और एक स्पेसिफाइड स्टेप्स। स्पेसिफाइड स्टेप्स का मतलब क्या है कि एक सेट नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर ही मेरी चीज़ों को ब्लेंड करेगा। ठीक है, वेल उससे पहले मुझे कंट्रोल ऑल्ट बी प्रेस करना ज़रूरी है। ठीक है, ये ऑप्शन सेट हो गया। मैं ड्यूरिंग दिस पीरियड आई कैन गो इनटू ब्लेंड ऑप्शंस एंड आई कैन reduce द नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, तो ये इस तरह से मेरा एक ये खूबसूरत ब्लेंड बन चुका है, जिसके अंदर मेरे पास मल्टीपल कलर्स हैं। ब्लेंड टूल का इस्तेमाल हम डिज़ाइनर्स मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अपने लिए कलर पैलेट्स जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास दो प्राइमरी कलर्स हैं, एक है मेरे पास ये ब्लू कलर और एक है मेरे पास ये पिंक कलर। अब मैं इनकी हेल्प से अपना कलर पैलेट जनरेट करना चाहता हूँ। मैं कैसे करूँगा? इन दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल ऑल्ट बी, ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, ब्लेंड ऑप्शंस। अब जैसे मुझको कितने कलर चाहिए, मुझको अगर 6 कलर चाहिए मैं 6 पे रखूँगा, अगर मुझको 2 कलर चाहिए तो मैं 2 पे रखूँगा। फिर ऑब्जेक्ट में आऊँगा, एक्सपेंड, ओके क्लिक कर दूँगा, तो मेरे पास ये पूरा एक ग्रुप आ गया। ठीक है, ग्रुप है। अब मैं इसको जैसे ही अनग्रुप करूँगा तो मेरे पास ये इंडिविजुअल कलर पैलेट्स बन करके आ गए। ठीक है, ब्लेंड टूल की मदद से बहुत प्रिसाइज लेवल पे कलर पैलेट्स को जनरेट किया जा सकता है। आपके पास सिर्फ 2 बेसिक कलर होने चाहिए एंड उसके बाद यू गाइस कैन जस्ट क्रिएट मैजिक। फॉर एग्जांपल, मैं भी आपकी आंखों के सामने चार कलर पैलेट्स जनरेट करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। जैसे इस केस के अंदर ब्राइट रेड एंड मचेंटा ग्रीन। इस वाले केस में हमारे पास कॉम्बिनेशन मान लीजिए हमारे पास है ब्लर्पल, थोड़ा पर्पल कलर है, एंड इसके साथ में वी हैव गॉट सायन कलर। इसके साथ वी हैव
ऑरेंज, एंड ऑरेंज के साथ में हमारे पास है ब्राइट ब्लू। ओके, कुछ नहीं करना है, इन दोनों कलर्स को सिलेक्ट किया, कंट्रोल ऑल्ट बी, ऑब्जेक्ट, ब्लेंड ऑप्शंस, 2 पे क्लिक किया, ये कलर पैलेट जनरेट हो गया। इन दोनों को सिलेक्ट किया, ब्लेंड टूल की मदद से इस पे क्लिक, ऑब्जेक्ट, ब्लेंड ऑप्शंस, स्पेसिफाइड स्टेप्स के अंदर हम 2 कर देंगे, ये वाला भी काम डन। फिर हम यहाँ पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट, ब्लेंड ऑप्शंस, स्पेसिफाइड स्टेप्स 2, कंट्रोल ऑल्ट बी। ठीक है, अब एक काम करना मत भूलना, ऑब्जेक्ट पे जाओ और इसको एक्सपेंड कर दो। ठीक है, एक्सपेंड करते ही ये सारे ग्रुप्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट जी जैसे ही प्रेस करोगे आपके पास फाइनल कलर्स की शेड होंगी आपके हाथ में। ठीक है, तो हमारे पास ये खूबसूरत कलर पैलेट्स का एक कलेक्शन भी जनरेट हो चुका है। तो ब्लेंड टूल की मदद से आप इसी तरह के फंकी आर्टवर्क्स या मज़ेदार तरह के कलर मिक्सचर्स को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, ब्लेंड टूल के बाद हमारे पास बारी आती है इफ़ेक्ट्स की। मैं इन सभी स्क्वायर्स को डिलीट कर देता हूँ और सिर्फ एक स्क्वायर रखता हूँ सेंटर में। ठीक है, ये रहा हमारा स्क्वायर। अब मेरे को इसके अंदर एक शेडो देनी है। मैं चाह रहा हूँ कि भाई साहब यहाँ नीचे से ना इसके पास एक शेडो आए। तो मैं शेडो के लिए क्या करूँगा, मैं इफेक्ट पे जाऊँगा, मैं स्टाइलाइज पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरे पास ड्रॉप शेडो आएगा। अब मैं इससे अपनी शेडो की प्रॉपर्टी सेट कर सकता हूँ कि भाई हॉरिजॉन्टली ये 15 पिक्सल्स होना चाहिए, वाई एक्सिस पे ये 15 पिक्सल नीचे की तरफ होना चाहिए और ये 45 पिक्सल ब्लर होना चाहिए और इसकी जो ओपेसिटी है वो सिर्फ से 35% ही होनी चाहिए। तो ये देखो मेरी शेप के चारों तरफ आपको एक शेडो का इफेक्ट दिखाई दे रहा है। मैं आपको 2 तरह की शेप दिखाता हूँ। एक तो ये है जिसके अंदर शेडो है, एक ये है जिसके अंदर मैं अभी आपको ये शेडो इफेक्ट टर्न ऑफ करके दिखाता हूँ। अपीयरेंस के पैनल में जाऊँगा, ये ड्रॉप शेडो को डिलीट कर दूँगा। आप दोनों के अंदर आई गेस क्लियरली डिफरेंस बता सकते हैं किसके अंदर शेडो है और किसके अंदर शेडो नहीं है। ठीक है, अब शेडो के बाद हमारे पास अगला जो इफेक्ट आता है दैट इज़ फेदर। स्टाइल पे जाएंगे, स्टाइलाइज पे जाएंगे, हम फेदर पे एक बार क्लिक कर देंगे। फेदर का मतलब क्या है, फेदर मतलब आपके एजेस को कितना स्मूथ कर सकता है, कितना ब्लरी आपके एजेस कर सकता है। अगर मैं इसका रेडियस बढ़ा दूँ तो आपको एक प्रोमिनेंट इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, 52 कर देता हूँ तो ये देखिए इसकी एजेस की साइड से ये स्मूथनेस आ गई। अब ये एजेस के साथ थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है ये सिर्फ अपने एजेस पर। तो ये काम होता है आपके फेदर का। इसी तरह से मैं और भी तरह के इफ़ेक्ट दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इनर ग्लो। अब अगर मेरे को इसके अंदर की साइड शेडो डालनी है, मेरे को इसके अंदर की साइड कुछ ग्लो दिखाना है, तो मैं किस तरह से करूँगा, तो उसके लिए मैं इस ऑप्शन का यूज़ करूँगा। मैं इस मोड को कर दूँगा नॉर्मल और इसका कलर कर दूँगा से ब्लैक और इसकी ओपेसिटी अगेन हम थोड़ी सी कम ओपेसिटी कर देंगे, लेट अस से 50%। तो ये देखिए अब मेरी शेप के अंदर शेडो है। इसी तरह से मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, मैं इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और भी अप्लाई कर सकता हूँ। हमारा जो अगला इफेक्ट है वो है आउटर ग्लो। इनर ग्लो की तरह आउटर ग्लो है, आप प्लीज़ इसको ज़रा एक बार ट्राई कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास इफ़ेक्ट आता है वो आता है हमारे पास डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म सेक्शन में। फ्री डिस्टोर्ट का मतलब है मैं इसको जैसा मर्जी जाऊँ, मैं इसको जैसा मर्जी जाऊँ वैसी शेप में मैं इसको बिगाड़ सकता हूँ। एक बार मैं आपको वापस करके दिखाता हूँ। पहले फॉर एग्ज़ाम्पल पकर एंड ब्लोट,
फ्लिकर एंड ब्लॉट का काम क्या है, आपकी शेप के अंदर थोड़ा सा इस टाइप के अजीबोगरीब पैटर्न्स मिक्स कर देना। पकर एंड ब्लॉट होता है ना कि भाई थोड़ा सा ऐसे क्रेजीनेस आपकी शेप के अंदर आने लग जाता है। देखो ये मेरी शेप को कहीं से पकड़ करके कैसे भी कुछ भी कर रहा है, ठीक है। तो वो काम होता है पकर। पकर मतलब अंदर की तरफ ये आपकी शेप को ट्विक करता जाएगा। ब्लॉट मतलब आपकी शेप को फुलाता जाएगा, ठीक है, जैसे एक फोड़ा फूलता है। ये देखो मेरे पास एक खूबसूरत सा फूल बन करके आ गया बिना किसी मेहनत के। इफेक्ट में जाऊंगा, वापस से डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, रफन पे क्लिक कर दूंगा तो मेरी जो एजेस है वो रफ होने लग जाएंगी। मैं यहाँ से उसका साइज़ कम कर सकता हूँ, ठीक है, सिर्फ 2%। डिटेल्स को कम कर दूंगा, जितनी कम डिटेल होगी उतना कम रफ दिखाई देगा, ठीक है। स्मूथ पे क्लिक करूँगा तो एकदम स्मूथ होगा। मैं थोड़ी सी इसकी डिटेल बढ़ा देता हूँ, ये देखो। तो अगर जैसे कि मान लो कि आपको कोई ऐसे फटा पुराना कुछ कागज़ टाइप यदि दिखाना हो तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं। थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर इसके अंदर बेस्ट सूटेबल रहेगा। ये देखिए इस बैकग्राउंड के ऊपर हो सकता है आपको अच्छे से दिखाई दे। तो ये कुछ इस तरह की आपके पास एक और शेप आ गई है। इफ़ेक्ट के अंदर आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे ट्वीक का काम क्या है, कैसे चुटकी भरने, जैसे ओई वाला फैक्टर आता है ना कि कितनी ज़ोर से आपको इस चीज़ को चुटकी भरानी है, वर्टिकल एक्सिस पे या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। ये सब काम आप यहाँ से कर सकते हैं। इफेक्ट में जाइए, फिर से डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म। अब वक्त है जिगजैग का। जिगजैग मेरा फेवरेट इफेक्ट है। इसके अंदर से आप अपनी शेप के बॉर्डर्स को स्टैम्प वगैरह जैसा जो है बना सकते हैं। स्मूथ अगर मैं कर दूंगा और इसका साइज़ कम कर दूंगा तो आपको एक स्टैम्प पोस्ट के जैसा दिखाई देगा, ठीक है। हाँ ये देखिए, इसी तरह से और भी कई सारे तरह के इफ़ेक्ट हैं जिनको आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास सबसे ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी और सबसे ज़्यादा एडवांस जो चीज़ आती है वो आती है हमारे पास 3D। यस, यू हर्ड इट राइट, 3D। अब वक्त है हम 3D को स्टार्ट करें। इफ़ेक्ट में जाएंगे, 3D एंड मटेरियल्स। इसके अंदर आप एक्सट्रूड एंड बेवल के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। आपके सामने ये 3D एडिटिंग का पैनल ओपन होकर के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल एक एक्सिस है, आप इसकी मदद से इस ऑब्जेक्ट को फ्री फॉर्म में रोटेट कर सकते हैं। मेरे कंप्यूटर की जो रैम है बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए मैं इन चीज़ों को इतनी आसानी से कर पा रहा हूँ। अगर आपके पास छोटी स्पेसिफिकेशन वाला लैपटॉप है, अगर आपके पास सिर्फ 8 या 12 GB रैम है तो शायद ये चीज़ करने में आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी महसूस हो, बट इट्स गुड टू गो। अब यहाँ से हम इसकी डेप्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने एक बड़ा सारा एक पाइप मैंने बना दिया, ठीक है। ये पाइप है मेरा, सी। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे इसके अंदर ज़रूर कि भाई ये जो पाइप है ये तो एक तरफ से तो ब्राइट और दूसरी तरफ से डार्क है, ये क्या मामला है। तो बिल्कुल आपकी ऑब्जर्वेशन जो है एकदम सही है। ऐसा क्यों है कि ये एक तरफ से ब्राइट और दूसरी तरफ से डार्क है? तो उसका रीज़न है इसकी लाइटनिंग्स। लाइटनिंग को हम एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? हम नीचे जाएंगे, लाइटनिंग वाले सेक्शन पे हमारे पास एक स्टैंडर्ड लाइटनिंग है, इसका कलर सेट है। हम चाहें तो इसको येलो कलर दे देते हैं एक बार, तो आपको इफ़ेक्ट पता लगेगा। ये देखिए, ये डार्क कलर की जैसी लाइट होगी तो हमारे पास एक हल्का सा येलो टिंट आ रहा है। मैं आपको इसका इफ़ेक्ट प्रोमिनेंटली दिखे इसलिए एक बार इसको ब्राइट कलर करता हूँ, तो आपको इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक बहुत हल्का और माइन्यूट सा येलो टिंट भी दिखाई देगा। बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इट इज़ वाइट इन कलर, ठीक है, वाइटिश लाइट होती है।
यहाँ पे स्टैंडर्ड लाइट है, स्टैंडर्ड लाइट मतलब स्पॉट लाइट, जैसे इस तरफ से आ रही है। टॉप लेफ़्ट कर देंगे तो अभी इस साइड से लाइट आएगी, राइट कर देंगे तो सिर्फ राइट हैंड साइड से ही लाइट आएगी। ठीक है, आपके पूरे स्क्रीन के ऊपर। समझ गए आप? ये रहा। ठीक है, डिफ्यूज़ लाइट का काम क्या है? आपकी लाइटनिंग्स को ये इक्वल लेवल के ऊपर जो है डिफ्यूज़ कर देता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये चीज़ शायद आपको पसंद ना आए। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप जो है स्टैंडर्ड लाइट के साथ ही काम करना पसंद करेंगे। इंटेंसिटी आप कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं कि कितनी ब्राइटनेस आपको चाहिए लाइट की। आइडियली मैं इसको 65% पे रखता हूँ। रोटेशन आप इसका चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं भाई साहब कितने एंगल पे मेरी लाइट आनी चाहिए। ठीक है, हाइट आप कम कर सकते हैं। हाइट आप कम करेंगे तो ये लाइट का जो कॉन्सेंट्रेशन है एक पॉइंट पे बढ़ेगा। हाइट को यदि बढ़ाएंगे तो लाइट का जो वैल्यू है, इंटेंसिटी है, वो घटती जाएगी। सॉफ्टनेस को अगर आप बढ़ाएंगे तो जो लाइट की इंटेंसिटी है उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। ज़्यादा सॉफ्ट होगी तो बड़ा एक अच्छा सा इफेक्ट आता है। ठीक है, अगर इंटेंसिटी ज़्यादा कर दूंगा तो वो भी ख़राब है, कम कर दूंगा तो वो भी ख़राब है। तो इसका जो मीडियम एक स्वीट वैल्यू है दैट इज़ समवेयर अराउंड 75। ठीक है, शेडोज़ के ऊपर क्लिक करके अगर मैं इसकी शेडोज़ को एक्टिवेट कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरे को शेडो भी दिखाई देगी। मैं यहाँ से अपनी शेडो का डिस्टेंस भी क्रिएट कर सकता हूँ। अब देखना, जैसे मैं अपनी इसकी हाइट चेंज करता हूँ या सॉफ्टनेस इंटेंसिटी और रोटेशन को भी बदलता हूँ तो इससे मेरी शेडो की डायरेक्शन भी चेंज होगी। सी, लाइट के बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही मेरी शेडो का बिहेवियर है। देख पा रहे हैं आप? इंटेंसिटी, रोटेशन, हमेशा लाइट के अपोजिट में ही शेडो आती है। तो यहाँ से मेरे ख्याल में आपको इसका भी इफेक्ट दिख रहा होगा। इस तरह से करके जो है आप ये चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं। 3D मटेरियल्स पे जाते हैं। ये है आपके पास डिफ़ॉल्ट मटेरियल, बेस मटेरियल। इसके बाद काफ़ी सारे टाइप के आप मटेरियल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कैनोपी मटेरियल है आपका, ये आपका वाटरी मटेरियल है, ये आपका मार्बल का मटेरियल आ गया। मल्टीपल टाइप के जो है आप यहाँ पे मटेरियल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे आपका गोल्ड फॉइल है। ठीक है, ये जैसे कि अभी आपको एक गोल्ड बार के जैसा दिख रहा होगा, गोल्डन बार। तो ये बहुत सारे टाइप के मटेरियल्स आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड यू कैन जस्ट डू अमेजिंग थिंग्स विद इट। कोई लिमिट नहीं है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है, दिस इज़ योर एंटायर 3D। ओके, अब हम एक बार ज़रा आ जाते हैं। वेल, आप सभी अपने लिए ज़रूर एक बार तालियां बजाएं क्योंकि आपने इलस्ट्रेटर सीख लिया है। यस, आई एम नॉट जोकिंग, ये बहुत ही एक अच्छा बेस है इलस्ट्रेटर के लिए। यहाँ से अब आप पूरे इलस्ट्रेटर को जो है नेक्स्ट लेवल पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अभी बंद मत करके जाना नालायकों, अभी तो काम की बात आ रही है, समझ रहे हो? ठीक है, अब आएगा हमारा तीसरा प्रोजेक्ट। तीसरे प्रोजेक्ट के बाद आपके लिए है मेरे पास एक ज़ोरदार सरप्राइज़। क्या है मेरे पास? एक ज़ोरदार सरप्राइज़। तो चलिए सबसे पहले हम आज के अपने फाइनल प्रोजेक्ट यानी प्रोजेक्ट नंबर 3 को एक फाइनल टच दे देते हैं। हमारे पास ये रेक्टेंगल है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, यहाँ पर थैंक यू फॉर वॉचिंग, इसका कलर मैंने कर दिया वाइट। इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी शेडो आए, हल्की सी स्टाइलाइज ड्रॉप शेडो। इसका ब्लर जो है वो रहे ओनली 7 पिक्सल्स
एक्स एक्सिस पे इट शुड ओनली बी 4 पिक्सल्स, वाई एक्सिस पे इट शुड ओनली बी 4 पिक्सल्स, और इसकी ओपेसिटी जो है आई गेस दैट इज़ ऑल गुड। ठीक है, फिर इसके नीचे अब हम एक अपना रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं। इसका मैं कलर कर देता हूँ, ग्रेश कलर कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं YouTube का एक लोगो जल्दी से डिज़ाइन कर देता हूँ। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक छोटा सा YouTube का लोगो बना दिया है। अभी हम इसी को जो है 3D में कन्वर्ट करके इस तरफ भी लगाएंगे, बट एक बार इसके अंदर हम इस रेक्टेंगल को थोड़ा सा, हाँ परफेक्ट, हमने अपने इस प्यारे से YouTube के लोगो को पकड़ा, इफेक्ट में गए, 3D एक्सट्रूड एंड बेवल, इसको रोटेट कर दिया इधर से। इसकी डेप्थ को करेंगे थोड़ा सा कम करेंगे, इसको थोड़ा सा कम करेंगे, लेट अस से ओके या ओके परफेक्ट। बल्कि ज़रा हम इसको बढ़ा देते हैं, हाँ इतना बड़ा जो है सही है। ठीक है, अब हम इसके अंदर एक बार थोड़ा लाइटनिंग को सेट कर देते हैं। इंटेंसिटी, हाँ इंटेंसिटी इतनी सही है। रोटेशन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, थोड़ा स्लाइटली। ओके, हाइट को थोड़ा सा कम करेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल, हाँ सॉफ्टनेस बढ़ा देंगे लाइट की। इंटेंसिटी थोड़ी सी कम, हाँ बस। ये करते ही हमारे पास अपना एक प्यारा सा 3D वाला YouTube का आइकन जो है रेडी हो चुका है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं हमारा अपना प्रिय लोगो द मैनेजर का हमारा प्यारा लोगो यहाँ पे अंकित कर दिया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हम पेन टूल की हेल्प से एक रैंडम ग्राफिक वेव फॉर्म वाला क्रिएट कर देते हैं, जैसा कि हमने अपने प्रोजेक्ट में देखा था। और इसके अंदर का जो फिल है वो मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। एंड मैं पेन टूल की मदद से इस शेप को पूरा का पूरा क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, इस शेप को ऊपर ले करके जाते हैं, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, थोड़े बहुत फाइन टचेस। एंड मैं अपने लोगों के अंदर थोड़ी सी एक ड्रॉप शेडो भी डाल देता हूँ। ओके आप भी हम इसको फाइनली व्यू कर लेते हैं हमारे इस फाइनल प्रोजेक्ट को। एंड यस, ये एग्जैक्टली जैसा हम चाह रहे थे वैसा बन चुका है। फिर से हम वही सब काम करेंगे, हम अपनी इस फाइल को जो है सेव करेंगे, प्रोजेक्ट 3 एडोबी इलस्ट्रेटर, हम इसको सेव करेंगे, ओके हिट करेंगे, फाइल पे जाएंगे, इसको एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट 3 यूज़ आर्टबोर्ड्स, एक्सपोर्ट एंड देन हिट ओके। आप सभी इस वाले पॉइंट पर अपने लिए तालियां ज़रूर बजाना, बिकॉज आपने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। बिकॉज आपने सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है, द फियर ऑफ स्टार्टिंग, वो आपने कंप्लीटली ओवरकम कर लिया है। अभी मेरी जो है आपको कुछ सजेशन है। बीइंग इनटू दिस फील्ड फ्रॉम द पास्ट 3 to 4 years, मैंने ये चीज़ देखी है, मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस करी है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं जो इस वाली पर्टिकुलर फील्ड में कदम रखते हैं, वो बहुत ज़्यादा जल्दी निराश हो जाते हैं क्योंकि उनको कोई पे नहीं करता है। इस वाली वीडियो में
मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप हाई पेइंग फ्रीलांसर क्लाइंट्स या खुद का बिजनेस या अपनी डिज़ाइन एजेंसी या आप किस तरह से अपने वर्क को प्रमोट कर सकते हैं एंड अपना एक अच्छा करियर आप इसी पर्टिकुलर फील्ड में बना सकते हैं। तो उसके लिए चलिए हम आज का करियर फंडा वाला पार्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पैसे कलेक्ट नहीं करने हैं। सबसे पहला रूल है, सबसे पहले आपको वैल्यू एडिशन दिखानी है। आपको सबसे पहले अपना एक पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो बनाने के लिए आप बिहेंस BEHANCE बिहेंस नाम की वेबसाइट पे जा सकते हैं, जो कि खुद अडोबी की वेबसाइट है एंड वहाँ पे दुनिया के लाखों डिज़ाइनर्स अपना वर्क शोकेस करते हैं। आप वहाँ पे जाइए, अपनी प्रोफाइल क्रिएट कीजिए एंड जो भी आपने डिज़ाइन बनाया है उसको वहाँ पे पब्लिश कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और वहाँ से आप बाकी डिज़ाइनर से भी अपने ओपिनियन लीजिए एंड बाकी डिज़ाइनर से भी आप अपनी इंस्पिरेशन लीजिए। एक उस जगह पे जाकर के आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास जब एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाए, लोगो डिज़ाइनिंग का या सोशल मीडिया ग्राफिक्स का या फिर मॉकअप्स का या फोटोशॉप्स का, एनीथिंग, जब आपके पास एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो रेडी हो जाए, से कम आपके पास एटलीस्ट 150 से 200 डिज़ाइंस पब्लिश्ड होने चाहिए अच्छे लेवल के, ताकि आपको ढंग के क्लाइंट्स मिलने लग जाए, ठीक है। पोर्टफोलियो क्रिएशन के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है कि यार हम फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स को किधर से लेकर के हैं। फ्रीलांसिंग बहुत एक डिफ़िकल्ट एंड पेएबल वर्क तो है, बट उसके अंदर क्लाइंट्स को ढूंढना उतनी एक महाभारत भी है। बिकॉज कई बार क्लाइंट्स पेमेंट नहीं करते हैं, कई बार अच्छे क्लाइंट नहीं मिल पाते। तो हमें अच्छे क्लाइंट्स किस तरह से मिलेंगे? अच्छे क्लाइंट मिलने के लिए आपको बुरे क्लाइंट्स को छोड़ना पड़ेगा। अच्छे क्लाइंट्स कौन होते हैं? जो आपके समय की वैल्यू करें एंड दूसरा जो खुद लीगल बिजनेस में इन्वॉल्व हो। आप प्लीज़ इस तरह के क्लाइंट्स के लिए काम मत करना जो कि किसी भी तरह का इलीगल या पॉन्जी बिजनेस कर रहे हैं। आपको हो सकता है स्टार्टिंग में वो 500 रुपये या 250 रुपये या 1000 रुपये 1 या 2 पोस्ट के दे या कुछ इसी टाइप का आपको अमाउंट पे करें, बट ग्रेजुअली एंड स्लोली वो आपकी ज़िंदगी को नरक बना सकते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप सिर्फ जो इंटेलेक्चुअल जो पढ़े लिखे क्लाइंट्स हैं जो कुछ ढंग का बिजनेस कर रहे हैं, या तो वो हेल्थ केयर सेक्टर में है या फिनटेक सेक्टर में है, एडटेक सेक्टर में है, मतलब जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, आपको सिर्फ उन्हीं के साथ बिजनेस करना चाहिए। बिकॉज वो आर्ट को समझते हैं एंड आपकी वैल्यू करते हैं। दैट इज़ वेयर योर वैल्यू इज़। मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत सारे क्लाइंट्स खोए थे और उसका मेजर रीज़न ये था कि दे वर नॉट रेडी टू पे मी। वो मुझको पैसा नहीं देना चाह रहे थे अप टू माई स्किल्स। दे वॉन्ट कि उनका सस्ते से सस्ते में बढ़िया से बढ़िया काम हो जाए। वो मेरे समय की वैल्यू ख़त्म कर रहे थे। वो बार बार बोलते कि इसको ऊपर कर दे, नीचे कर दे। तो इस तरह का नहीं होगा। आपके समय की अपनी एक वैल्यू है, ठीक है। दूसरा जो इसका प्रिंसिपल है, आप लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट्स के साथ काम करें, बट आप उनको फुल ऑन, जो आपके पास बढ़िया क्लाइंट्स हैं ना, उनको आप सर्विसेज देने में कमी ना छोड़ें एंड उनसे हमेशा नई अपॉर्चुनिटीज़ और फीडबैक कलेक्ट करते रहें, बिकॉज दैट्स व्हाट यू नीड एट दिस लेवल, ओके। इसके बाद आपको कहाँ कहाँ पे फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स मिल सकते हैं? सबसे पहला है फ्रीलांसिंग साइट्स जैसे अपवर्क, फाइवर या फ्रीलांस इंडिया। ये 3 बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। आप इस पे अप्लाई कीजिए, नई नई गिग्स अपलोड कीजिए। आप जो प्रोजेक्ट्स आपने फ्री में करे हैं जिस किसी के लिए भी, आप उनसे फीडबैक मांगिए और उनसे कहिए कि आप यहाँ पे आकर के अपनी फीडबैक दीजिए। उससे आपकी रैंकिंग ऊपर होगी एंड आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। सेकेंड थिंग, लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम एक ऐसी चीज़ है जहाँ से आप इतने प्रोफेशनल लोगों को डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं एंड यू कैन ट्राई योर लक। उसके लिए
आप लिंक्डइन पे बने हुए ग्राफिक डिज़ाइनिंग या स्टार्टअप्स या कंपनीज़ के जो ग्रुप्स होते हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं एंड उसके अंदर आप अपना सैम्पल वर्क जो है पब्लिश कर सकते हैं एंड आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर भी कंटिन्यूसली चीज़ों को पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो थर्ड आपके पास मेथड आता है वो आता है जो सबसे इफ़ेक्टिव भी है, वो होता है कोल्ड ईमेलिंग। आपको इंटरनेट पे सर्च करना होगा एंड आपको इस तरह की प्रोस्पेक्ट कंपनीज आइडेंटिफाई करनी होंगी या प्रोस्पेक्ट क्लाइंट्स आइडेंटिफाई करने होंगे इंटरनेशनल या नेशनल, जिनको आपसे रिलेटेड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है। फिर आपको उनके ईमेल आईडी स्क्रैप करना है एंड उन सभी को बड़ा ही पोलाइट एक मैसेज, एक ईमेल लिख करके भेजना है अपनी ईमेल आईडी से टू गेट देम ऑन अ मीटिंग और समथिंग। फिर आपको उनके साथ मीटिंग करनी है, उनकी रिक्वायरमेंट समझनी है एंड जैसे आपकी रिक्वायरमेंट मैच होती है आप उनसे प्राइसिंग के ऊपर जो डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आप नए लेवल पे हैं तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आपको अगर अच्छा क्लाइंट कम रेट में मिल रहा है तो आप उसको ना जाने दें। ठीक है, अब ये तो बात होगी आपके फ्रीलैंसिंग की, बट हो सकता है कि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स वो बड़े एंथुजियास्टिक हैं एंड वो फ्रीलैंसिंग नहीं करना चाहते, वो खुद का बिजनेस करना चाहते हैं एंड उनके पास एक सफिशिएंट सरप्लस है तब तक वो खुद को सस्टेन करा सकें। जो दूसरा इसके अंदर अर्निंग का मेथड है वो है कंटेंट पब्लिशिंग। एनवाटो एलिमेंट्स, फ्री पिक, पिक्साबे, इस तरह की हज़ारों ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपकी इलस्ट्रेशन की आपको अच्छी कीमत दे सकती है। आपको अच्छा इलस्ट्रेशन, अच्छे कीवर्ड वाले इलस्ट्रेशंस आपको क्रिएट करने हैं एंड ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर आपको पब्लिश करने हैं। ठीक है, आप जब इस तरह की वेबसाइट्स के ऊपर पब्लिश करेंगे तो हर बार जब भी कभी आपका आर्ट वर्क डाउनलोड होगा तो आपको पैसा मिलेगा, रॉयल्टी मिलेगी हर बार, तो ये एक और एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद जो आपके पास फोर्थ बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आती है इस वाली पर्टिकुलर फील्ड में वो है आपकी एजुकेशन। आप किसी पर्टिकुलर आप ऑनलाइन कोर्सेज सेल कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं दे पे अ गुड अमाउंट फॉर गुड ग्राफिक डिज़ाइनर, ताकि वो उनके लिए एडिशनल कोर्सेज भी बना सके। तो आप वो ऑप्शन भी एक ट्राई कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ इनिशियल लेवल पे वो चीज़ रिकमेंडेड नहीं है। पहले रिकमेंडेड है कि आप उस ऑप्शन को एक्सप्लोर करने से पहले मेरी तरह 3 से 4 साल का एक एक्सपीरियंस ले लें, उसके बाद वो चीज़ को आप कंटिन्यू करें। फोर्थ इसके अंदर अर्निंग का अच्छा ऑप्शन है वो है जॉब। जॉब कोई बुरी चीज़ नहीं है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर बहुत बेहतरीन जॉब्स हैं। उसके लिए आपके पास एक अच्छा रेज़्यूमे होना चाहिए। रेज़्यूमे के अंदर आपको कुछ पॉइंट्स मेंशन करने हैं। अगर आप फ्रेशर हो, मैं आपको सबसे पहले उस लेवल की बात बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए जितनी भी कंपनीज़ हैं, और स्क्रीन के ऊपर मैं इस वक्त आपको कुछ रेज़्यूमे डिस्प्ले कर देता हूँ। आप वीडियो को पॉज कर दीजिए एंड उनकी तरफ थोड़ा सा लुकआउट कर लीजिए। तो इतने क्रिएटिव एंड इतने इनोवेटिव जो रेज़्यूमेज है वो सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनर के ही हो सकते हैं। तो आपको बाकी रेज़्यूमे से स्टैंड आउट करना है। आपको हमेशा अपने रेज़्यूमे के अंदर, अपने CV के अंदर आपको आपके पोर्टफोलियो का लिंक डालना है, URL डालना है, QR कोड डालना है, जिससे कोई पर्टिकुलर पर्सन स्कैन करके आपके QR कोड, आपके पोर्टफोलियो को एक्सप्लोर कर सके एंड ये देख सके कि व्हाट यू आर केपेबल ऑफ डिलीवरिंग इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, राइट। और इसके बाद जो आपके पास ऑप्शन आएगा, सबसे पहले आपको फ्री इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है। आपको एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लेना है कम से कम 3 से 4 महीनों का। फिर आपको कंपनी स्विच नहीं करनी है, याद रखना, कंपनी स्विच नहीं करनी है। 3 से 4 महीनों का सेम कंपनी में एक्सपीरियंस लेने के बाद आपको वहीं पे उनसे कहना है कि नाउ आई वांट अप्रेंटाइनशिप। ठीक है, आपको जो अप्रेंटाइनशिप मिलेगी उसमें आपको थोड़ा बहुत पेमेंट मिलने लग जाएगा। लेटेस्ट से 4,000, 5,000, 8,000, 10,000, 11,000, 12,000, जितना भी डिपेंड करता है। फिर आपको 1 साल तक बहुत मेहनत करके अपनी अप्रेंटाइनशिप को कंप्लीट करना है। उसके बाद यू कैन डिमांड अप टू 300% हाइक। जैसे कि अगर आप 8,000 रुपये के अप्रेंटाइनशिप स्टाइपेंड के ऊपर काम करें देन यू कैन आस्क फॉर 25,000 ऑफ सैलरी। अगर आपको कंपनी स्विच करनी है देन यू कैन ऑल्सो स्विच योर कंपनी, यू विल ऑल्सो गेट अ गुड हाइक इन टू दैट। प्लस आपको एक अच्छा कॉर्पोरेट एटिकेट मेंटेन करके रखना है। आपको एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल भी मेंटेन करके रखना है, बिकॉज जो ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं सब कुछ उनके दिमाग में होता है। इलस्ट्रेटर तो सिर्फ और सिर्फ एक टूल है, लेकिन असली क्रिएटिविटी आपके दिमाग में है।
आपको आपका दिमाग ओपन रखना है। वेल, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड में सिर्फ इलस्ट्रेशंस या इस तरह के पोस्ट ही नहीं, आप बहुत सारे और तरीके से भी अपनी अर्निंग कर सकते हैं। रेज़्यूमे डिज़ाइनिंग एक बहुत पावरफुल फील्ड है। वेबसाइट डिज़ाइनिंग इज़ अनदर येट बिग पार्ट। ऐप के अंदर जो इन ऐप ग्राफिक्स होते हैं, जो इन ऐप इलस्ट्रेशंस होते हैं, आप उनको डिज़ाइन कर सकते हैं। आप स्टॉक फुटेजेस डेवलप कर सकते हैं, आप स्टॉक इन्वेंट्री डेवलप कर सकते हैं, आप लोगो डिज़ाइनिंग के अंदर जा सकते हैं। लोगो डिज़ाइनिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर है। लोगो डिज़ाइनिंग में स्टेप रखने से पहले आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्लियर होनी चाहिए एंड उसके बाद आपको लोगो डिज़ाइनिंग के लिए भी कोर्स करना चाहिए। मैं लोगो डिज़ाइनिंग के ऊपर भी एक मास्टर क्लास लेकर के आऊँगा अगर आप लोग चाहते हैं तो। वेल, इतना ही मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। इस फील्ड के अंदर आप बिज़नेस कर सकते हैं, आप इसके अंदर जॉब भी कर सकते हैं, आप इसके अंदर जो मर्ज़ी चाहे वो कर सकते हो। इसके अंदर अंधा पैसा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिटरली ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होने वाला ये बिज़नेस है। आपको सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए एंड आपको सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी चाहिए एंड आप कुछ भी तहलका मचा सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं अच्छे अच्छे लोगों के लिए लोग 100-200 करोड़ रुपए भी पे करते हैं, राइट। मैंने आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क दे दिया है, अभी आप खुद से इन सब स्किल्स को एक्सप्लोर कीजिए और मुझे ज़रूर बताना कि आपका इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। वेल, तब तक के लिए चलता हूँ, मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्द। साइनिंग ऑफ योर वन एंड ओनली हर्ष कादियान द मैनेजर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नीचे बेल की घंटी को दबा देना और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना क्योंकि इस टाइप के वीडियोस को बनाने में मेहनत बहुत लगती है एंड आपका छोटा सा अप्रिसिएशन भी इट काउंट्स। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।